अंकल जीव ने विनती की, दक्ष कृपया मुझे एक बार और बचा लो और मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा। दक्ष ने अपना पैर उठाया और फिर उसे कुचल दिया। कश, उसने अंकल नाइन को कुचलकर मार डाला, शांति से तिजोरी थपथपाए और कहा, क्या नौवें घर का पैसा यही नहीं है? अंकल नाइन भी मर गया। मरने से पहले उसने अपनी आंखें खुली रखीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी मर जाएगा। उनकी मृत्यु बहुत ही दुखद और अनिच्छा से हुई और उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि उन्होंने अपने बेटे, बहू और उनके परिवार को खुश करने के लिए सही और गलत को विकृत कर दिया और अफवाहें फैला दी। अन्यथा शायद वह अब मरा नहीं होता। ये सब खत्म करने के बाद दक्ष ने सीधे जीवफांग की 300 मिलियन संपत्ति अपने नाम पर स्थानांतरित कर दी और फिर छोड़ दिया। नीचे धमाका। दक्ष के चले जाने के बाद 9 कमरों वाला अलग विला आतिशबाजी से भर गया। घर शाम हो चुकी थी और दक्ष समाचार देख रहा था, जो 9 बेडरूम वाले एक अलग विला के विनाश के बारे में था। उन्होंने शांतिपूर्वक इसे पूरा देखा, फिर कुछ और बार खेला। पूर्वी भारत सागर में ज्वालामुखीय चट्टानों के जमाव से बना एक अग्निद्वीप दिखाई दिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसका क्षेत्रफल एक छोटे से काउंटी कस्बे जितना बड़ा है। फायर आइलैंड को सागरनगर शहर और सागरनगर शहर में शामिल किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार इसे जीर्णोद्धार के लिए एक निजी कंपनी को बेचने की योजना है। दक्ष ने समाचार देखा और हंसते हुए कहा, ज्वालामुखी चट्टान से बने द्वीपों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसे किसी निजी व्यक्ति को बेच दो, उन्हें 100 साल तक इसका जीर्णोद्धार करने दो और फिर 100 साल बाद द्वीप शानदार हो जाएगा। फिर वे इसे अपनी इच्छानुसार वापस ले सकते हैं। क्या अच्छी योजना है। उसने अपना सिर हिलाया। जिसने भी उस द्वीप को खरीदा है वह मूर्ख है। तो फिर समाचार देखना जारी रखें। अंतर्राष्ट्रीय बैंक चांगशेंग बैंक दिवालियापन का सामना कर रहा है। प्रमुख को अस्थायी रूप से शेंजोऊ क्षेत्र के अध्यक्ष के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। उसने खुद को बचाने के लिए शेंजोऊ में पहले ही धन जुटा लिया है। दक्ष थोड़ा हैरान हुआ। उसने जल्दी से अपने दर्जनों बैंक कार्ड देखे और पाया कि उनमें से एक कार्ड तो चांगशेंग बैंक का था। इसमें अरबों डॉलर हैं। उसने इसे स्थानांतरित करने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड दर्ज करने के बाद उसका चेहरा हरा हो गया। ओह नहीं, बाहर नहीं आ सकता। दक्ष का चेहरा हरा हो गया और उसने तुरंत चांगशेंग बैंक का फ़ोन नंबर डायल किया, लेकिन लाइन व्यस्त थी। पति जी, आपको क्या हुआ है? इस समय रितिका अभी अभी नहाकर आई थी। दक्ष को दुखी देखकर वह हैरान रह गई। दक्ष ने कहा, मेरे चांगशेंग बैंक ब्लैक कार्ड में अरबों रुपए हैं, लेकिन क्योंकि चांगशेंग बैंक दिवालिया होने वाला है इसलिए मैं इसे नहीं निकाल सकता। रितिका ने आंखें घुमाईं। घमंड बंद करो। तुम्हारे पास अभी भी ब्लैक कार्ड है। तुम्हारे पास अभी भी अरबों हैं। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वो क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, चांगशेंग को दिवालिया होने दो। इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय समूह के लिए हमारी जैसी छोटी क्षेत्रीय शक्ति से जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। मित्तल की किस्मत खराब थी और वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसे चांगशेंग के मुख्यालय में जाकर पैसे वापस ले लेना चाहिए। लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष दिवालिया होने वाला है, इसलिए स्थिति को और बिगड़ने से बचाने के लिए बड़े ग्राहकों को पहले ही अपने साथ जोड़ लेना उनके लिए स्वाभाविक है। लेकिन वह बहुत दुखी है। रितिका ने अचानक कहा, पतिदेव, मेरी सबसे अच्छी दोस्त क्यूई पेपाई की कल जन्मदिन की पार्टी है। आज रात मेरे साथ आओ। दक्ष अभी भी अरबों के बारे में चिंतित था और तुरंत कहा, मेरे पास समय नहीं है। इस समय समाचार पर रिपोर्ट। चांगशेंग बैंक के शेंजोऊ क्षेत्र के अध्यक्ष हुओ यंगफेंग हाल ही में सागरनगर शहर में आए और धन जुटाने के लिए क्यूईजोंग मार्शल आर्ट सम्मेलन के प्रभाव का उपयोग करने का इरादा रखते थे। दक्ष, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चांगशेंग बैंक का मुखिया सचमुच हाइशी से पैसे मांगेगा। क्या वह सीधे उससे पैसे मांग सकता था? अरबों डॉलर तो निकालने ही होंगे। रितिका अपने फ़ोन से खेल रही थी और बोली, मेरी सबसे अच्छी दोस्त क्यू पेपाई ने वीचैट मोमेंट्स पर एक संदेश पोस्ट किया है। उसने कहा है कि वह कल अपनी जन्मदिन की पार्टी में मिस्टर हुओ को सभी से मिलने के लिए आमंत्रित करेगी। क्या यह मिस्टर हुओ यंगफेंग हैं? उसने निश्चयपूर्वक कहा, ऐसा ही होना चाहिए। हमारे सागरनगर शहर में हुओ नाम का कोई बड़ा आदमी नहीं है। दक्ष ने अचानक आश्चर्य से कहा, पत्नी, तुमने कहा था कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन कल है। तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? रितिका ने कहा, क्या तुम नहीं जाना चाहते? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। दक्ष ने कहा, जाओ, तुम्हें जाना ही होगा। रितिका। अगले दिन रितिका को जब 9वें घर के नष्ट होने की खबर मिली तो उसने अपना दुख हंसी दबा लिया और शर्मा परिवार के पास वापस शराब का कारोबार फिर से संभालने के लिए दौड़ पड़ी। साथ ही उसका ये भी मतलब था कि दक्ष शाम को जन्मदिन की पार्टी में पहले जाएगा और वह बाद में आएगी। जहां तक दक्ष का सवाल है, उसने बस पूर्वी उपनगरों को समतल कर दिया, जमीन को बाढ़ से घेर दिया और इसे श्री झांग, श्री कियान, श्री वांग, श्री ये और अन्य लोगों को सौंप दिया और वह एक हाथ मुक्त बॉस बन गया।
जब श्री ही और अन्य लोगों ने देखा कि पूर्वी उपनगरों को जमीन पर ध्वस्त कर दिया गया है तो वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। मैंने भी चुपके से अनुमान लगाया कि दक्ष को किसी बड़े शख्स से मुलाकात हुई होगी, अन्यथा उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती। आज पूर्वी उपनगरों में एक चिकनी सड़क और एक बड़ा क्षेत्र है और विकास की संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं। सैकड़ों हजारों वर्ग फीट भूमि, मूल्यांकन 5 अरब से अधिक हो गया है। वैसे भी जब ये लिन और अन्य लोगों को खुली जगह देखने के लिए आमंत्रित किया गया था तो उनकी आंखें लाल थीं। बहुत ईर्ष्या हो रही है। पूर्वी उपनगरों की योजना पहले ही पूरी हो चुकी है। अब जब सब कुछ तहस नहस हो चुका है तो बस कुछ ही गांव वाले बचे हैं जिन्हें एक एक करके दूसरी जगह बसाना है, और वे वास्तव में पहले ही जमीन तोड़ सकते हैं। योजना का पालन करें और सीधे निर्माण शुरू करें। दक्ष की पूर्वी उपनगर नई शहर योजना तुरंत शुरू। वह रायपुर को सागरनगर शहर का उभरता सितारा बनाना चाहता है। दोपहर दक्ष घर गया, नहाने की योजना बनाई और फिर चांगशेंग क्षेत्र के अध्यक्ष को ढूंढने निकल पड़ा। वह अभी भी उन अरबों डॉलर के बारे में सोच रहा था जो उसने निकाले नहीं थे। बस अभी वापसी हुई, अचानक उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह भौंचक्का हो गया। दरवाज़ा खोलो, घर पर कोई है। ऐसा लगता है कि कोई अपना शौचालय इस्तेमाल कर रहा है। इस समय बहनें रितिका और रिया घर पर नहीं होनी चाहिए और कियारा के पास घर की चाबी नहीं है। ये कौन हो सकता है? दक्ष को शीशे के पार से साफ दिखाई दे रहा था कि वह एक महिला थी। ला ला ला, क्लिक करें। शावर का दरवाज़ा खुला और एक महिला गाना गुनगुनाती हुई बाहर आई। दक्ष को देखे बिना वह सीधे रितिका के बेडरूम में गई, रितिका की पोशाक उठाए और उसे पहनकर देखा। यह अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, ये भी अच्छा है। अरे वह भी अच्छा है। ओह, मुझे ये बहुत पसंद है, ये बहुत सुंदर है। उस महिला के लंबे बाल थे और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने रितिका के सारे शानदार कपड़े पहनकर देखे, लेकिन उनमें से कई बेकार थे। मैंने खुद को कई बार आईने में देखा और हर पोशाक से बहुत संतुष्ट थी। फिर मैंने उन्हें 1 घंटे तक पहनकर देखा। तब महिला अचानक भौंचक्की रह गई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अचानक उसकी नज़र बेडरूम के दरवाजे पर पड़ी। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था और इस समय दक्ष दरवाजे के सहारे झुकी हुई थी और भावशून्य होकर उसे देख रही थी। आंख से संपर्क, बहुत खूब, व्यभिचारी। महिला अचानक चीखी और फिर उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और उसने वास्तव में कराटे की मुद्रा अपना ली। एक ऊपरी किक और लफी की रबर की कुल्हाड़ी के साथ वह दक्ष को आधे में विभाजित करने वाला था। स्नैप! दक्ष ने उसे हल्के से थप्पड़ मारा और बिस्तर पर फेंक दिया, जिससे वह अलग हो गई। तुम कमीने, एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महिला ने गुस्से से कहा। दक्ष ने कहा, तुम एक चोर जो मेरे घर में घुस आई, क्या तुम महिला कहलाने के योग्य हो? महिला एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर मेज पर शादी की तस्वीर को देखा और रितिका के बगल में आदमी को देखा। दक्ष को फिर से देखने पर यह वास्तव में उसके जैसा दिखता है। हालांकि ऐसा लगता है कि असली व्यक्ति कहीं अधिक सुंदर है। उसका चेहरा लाल हो गया और वह तुरंत खड़ी हो गई, अपनी पोशाक ठीक की और एक सफ़ेद एलिजाबेथन शाम की पोशाक पहनकर बाहर चली गई। लेकिन मैं बस हॉल में बैठ गया और असहजता को कम करने के लिए एक गिलास पानी पी लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आधे साल पहले से ज़्यादा सुंदर हो जाओगे, महिला ने धीरे से कहा। दक्ष ने कहा, तुम वैसे ही हो जैसे आधे साल पहले थे, अभी भी इतने बेशर्म हो, बिना बुलाए चले आते हो और बिना अनुमति के मेरे घर में घुस आते हो। पता चला कि दोनों एक दूसरे को जानते थे। वह महिला स्वाभाविक रूप से रितिका की सबसे अच्छी दोस्त क्यूई पेईपाई थी। आज उसका जन्मदिन था और वह सागरनगर शहर के एक निजी क्लब वानचेंग मैंशन में जन्मदिन की पार्टी देने वाली थी। दक्ष भी एक अतिथि है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम अब मिलेंगे। क्यू पेईपाई ने दक्ष को घूरा और कहा, दक्ष, ज्यादा आगे मत बढ़ो। आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरी बात नहीं मान सकते? दक्ष ने कहा, हाँ, ये तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम सबसे बड़े हो। क्यूई पेईपाई ने स्वाभाविक रूप से कहा, बेशक यह मेरा जन्मदिन है, मैं सबसे बड़ी हूँ। दक्ष ने व्यंग्य किया, लेकिन मैं तो इतने लंबे समय से देख रहा हूँ और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्यूई पेईपाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके गाल गुस्से से लाल हो गए। वह पल भर में पागल हो गई, तैयार हुई और सीधे दक्ष की ओर दौड़ पड़ी। दक्ष, तुम तो सीधे सादे लोगों में सबसे बड़े लौह पुरुष हो। मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। मेरे पास दूसरे दर्जे की शिखर साधना है। तुम्हें हराना अपने छोटे भाई को पीटने जैसा है। वह आगे बढ़ी। स्नैप! एक साइड किक से वह दक्ष की बांह तोड़ने वाली थी। इस किक से वह आसानी से एक चिनार के पेड़ को तोड़ सकती थी, जिसे 2 लोग सामान्य रूप से किक मारते समय एक साथ गले लगा सकते थे, इसलिए दक्ष की बांह में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने इसे बाहर निकाला, उसे इसका पछतावा हुआ। आखिर वो रितिका का पति है। ये आदमी चाहे कितना भी निकम्मा या बदचलन क्यों न हो, उसे बस सबक सिखाना जरूरी है। अगर उसने उसका एक हाथ भी काट दिया तो रितिका वापस आकर उसे डांटेगी जरूर।
उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके पैरों से ताकत वापस खींचने का भी समय नहीं था। टकराना। फिर दक्ष की भुजा का उल्लेख किया गया। क्यूई पेइपाई की आंखें अचानक लाल हो गईं और आंसुओं से भर गईं। ऐसा नहीं है कि मुझे दक्ष के लिए दुख हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका पैर टूट गया है और वह दर्द से रो रही है। हिस, वह हौंफने लगी। उसका पैर टूटा हुआ लग रहा था। उसे हड्डी टूटने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जब वह ज़मीन पर गिरी तो वह केवल एक पैर से ही अपना सहारा दे पा रही थी और दूसरा पैर ज़मीन को छूते ही चोटिल हो गया। आउच, ये दर्द होता है। दक्ष, तुम एक इंसान नहीं हो, तुमने वास्तव में मुझे मारा है। क्यूई पेइपाई ने गुस्से से कहा। दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा, ये तुम ही थे जिन्होंने मुझे लात मारी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैंने तुम्हें मारा? क्यूई पेइपाई ने ठंडी आवाज में कहा, तुम ही थे जिन्होंने मुझे मारा, वरना मैं घायल क्यों हूं और तुम नहीं? दक्ष ने कहा, यह अनुचित है, अभी बाहर निकल जाओ। क्यूई पेइपाई ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं बाहर निकल जाऊं? मैं रितिका की सबसे अच्छी दोस्त हूं। हम बहनों की तरह हैं, अविभाज्य, और हमारा बंधन सोने से भी ज्यादा मजबूत है। तुम तो बस उसके लिव इन पति हो, शर्मा परिवार के लिव इन दामाद। मैं तुम्हें बता दूं, उसकी नज़र में मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। ये घर उसका है और मेरा भी। मैंने तुम्हें अभी तक बाहर नहीं निकाला है और तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझे बाहर निकलने के लिए कह रही हो। वह क्रोधित थी। मैं भी गुस्से में हूं। ये सचमुच अकल्पनीय था कि एक साधारण दामाद परिचारिका की सबसे अच्छी दोस्त को घर से बाहर निकालने का साहस करेगा। ये सच है। हास्यास्पद। दक्ष को भी यह अजीब लगा। इस औरत जियोंग जियाओ का दिमाग तो बहुत छोटा था। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और लोगों को भगाना शुरू कर दिया। क्यू पेइपाई गुस्से से भर गई। दक्ष, ज्यादा दूर मत जाओ। मुझे आज रुकिन का मैसेज मिला था कि तुम उसके साथ मेरी जन्मदिन की पार्टी में आ रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार करने की? खैर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। दक्ष मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी वानचेंग हवेली में है। मैं भी वहां जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्यूई पेइपाई ने कहा, दक्ष, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। तुम तो बस शर्मा परिवार के दामाद हो, रितिका के लिव इन पति। मैं उसके लिए तुमसे ज्यादा जरूरी हूं। अगर तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो आज रात मैं उसे तलाक देने के लिए राजी कर लूंगा। इतना ही। उसने बस कार की चाबियां लीं और बाहर चली गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने कार की चाबियां हाथ में उठाईं और कहा, BMW X5, तुम अपनी क्षमता से इसे कभी नहीं खरीद सकते, बेचारे हम। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना सिर घुमाया और रोल्स रॉयस को देखा। उसका चेहरा जम गया और उसने गुस्से से कहा, यह शर्मा परिवार का पैसा है, ये निश्चित रूप से तुम्हारा नहीं है। फिर वह गाड़ी चलाकर चला गया और पीछे मुड़कर चिल्लाया, दक्ष, आज रात की जन्मदिन पार्टी में तुम्हारा स्वागत नहीं है। दक्ष मुस्कुराया और अपनी रोल्स रॉयस में सीधे उसके पीछे चला गया। वानचेंग हवेली, ये वास्तव में अमीर लोगों का क्लब है। क्यू पेइपाई को सिर्फ अमीर ही माना जा सकता है, लेकिन अभी तक एक अमीर परिवार नहीं। हालांकि उनके परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी वे यहाँ पूरी जगह यूं ही किसी भोज के लिए किराए पर नहीं दे सकते। अगर वानचेंग हाओटिंग ने उसे रितिका का सबसे अच्छा दोस्त नहीं माना होता तो वे यहाँ उसके लिए जन्मदिन की पार्टी नहीं रखते। कतार में लगने में कम से कम आधा साल लगेगा। भले ही अब उसके पास एक जगह है, ये वानचेंग हवेली के साधारण क्षेत्र में है, जो एक दीवार द्वारा लग्जरी क्षेत्र से अलग है। ऐसा कहा जाता है कि चांगशेंग क्षेत्र के अध्यक्ष हुओ यनफेंग और कई व्यापारिक दिग्गज आज लग्जरी क्षेत्र में एकत्र हुए। क्यूई पेइपाई ने दोस्तों का एक समूह पोस्ट किया। वास्तव में वह इन बड़े लोगों के समान ही स्थान पर थी, लेकिन उनके बीच बहुत अंतर था। गेट पर पहुंचते समय क्यूई पेइपाई ने अपने सामने वानचेंग हाओटिंग को देखा और थोड़ा उत्साहित महसूस किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं यहाँ जन्मदिन की पार्टी कर पाऊंगा। हे, मैं बहुत खुश हूँ। अचानक उसने दक्ष के बारे में सोचा जिसने उसे घर से बाहर निकालने की हिम्मत की थी, और वह अचानक क्रोधित हो गई और उसके दिल में खर्राटे आए। उस कमबख्त दक्ष ने मुझे घर से बाहर निकालने की हिम्मत की। आज मेरी जन्मदिन की पार्टी में मैं यही दुआ करूंगी कि वह रुकिन को तलाक दे दे, शर्मा परिवार से निकाल दिया जाए और सड़क पर सोए। मैं रितिका को एक खूबसूरत लड़के से भी मिलवाऊंगी। हाँ, मुझे उसकी याद क्यों आएगी? ऐसा बेकार आदमी, खूबसूरत होने के साथ साथ बस एक बेकार हारा हुआ इंसान है। मैंने तो उसके बारे में सोचकर अपने दिमाग की कोशिकाएं बर्बाद कर दीं। वानचेंग हवेली के शानदार प्रवेश द्वार को फिर से देखते हुए उसने राहत की सांस ली। मैंने यहाँ एक नई BMW चलाने के लिए अपनी क्षमता पर भरोसा किया। हालांकि यह एक साधारण क्षेत्र में है, दक्ष जैसा असफल व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी क्षमता से यहाँ कभी नहीं आ पाएगा। हालांकि मैंने रितिका से कुछ पैसे उधार लिए थे और कुछ पैसे खुद भी बचाकर लोन लेकर अपनी BMW खरीदी थी, फिर भी यह कार मेरी ही है।
शर्मा परिवार के बिना दक्ष मेरी BMW के टायर भी नहीं खरीद पाता। जब वह कार रोकने ही वाली थी, भिन भिनौ अचानक एक लग्जरी कार उसकी BMW की ओर तेजी से बढ़ी। कल और भी रोमांचक होगा, एक और भी शानदार अध्याय के चरमोत्कर्ष में प्रवेश। मैं अब सिफारिश वोट नहीं मांगता, मेरा दिल टूट गया है। टकराना। लग्जरी कार ने सीधे क्यूई पेपाई की BMW को टक्कर मार दी। वह चौंक गई और जल्दी से बाहर निकलकर देखने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। मेरी BMW, आज मेरा जन्मदिन है। आखिरकार मैंने इतने पैसे जमा कर लिए कि लोन लेकर अपने लिए एक उपहार खरीद सकूं। कौन इतना असभ्य है कि ये कैंगलांग, क्या ये तुम हो? क्यूई पेपाई ने देखा कि जिस व्यक्ति ने उसकी कार को टक्कर मारी थी वह एक युवक था जिसे वह जानती थी। ये कैंगलान सागरनगर शहर में ही परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। अब वह अपने पिता के साथ सागरनगर शहर जा रहा है, क्यूई जोंग मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार। मैं हाल ही में क्यू पेपाई का अनुसरण कर रहा हूं, लेकिन उनकी विधि काफ़ी विशेष है। ये कैंगलांग ने क्यूई पेपाई को शर्मिंदा करने, उसे अपमानित करने और उसे सब कुछ खोने के लिए मजबूर करने और फिर उसे अपना पीछा स्वीकार करने के लिए भीख मांगने के लिए हर संभव कोशिश की। यदि नहीं तो इसे नष्ट कर दो। सरल और क्रूर, क्यूई पेपाई को ही कैंगलान द्वारा कई बार धमकाया गया है और उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जन्मदिन की पार्टी में वानचेंग हाउटिंग में इस विकृत व्यक्ति से मुलाकात होगी। वह बहुत क्रोधित थी, लेकिन बहुत शक्तिहीन भी। ये परिवार जिंगजोऊ का एक धनी परिवार है जिसकी संपत्ति 10 अरब से ज्यादा है। वह उन्हें नाराज नहीं कर सकती। ये वही कार थी जिससे ही कैंगलान ने अपनी कार के आगे टक्कर मारी थी। दोनों ही पोर्श के नवीनतम मॉडल थे जिनकी कीमत 3 मिलियन से ज्यादा थी। बदले में मिले पैसे से वह BMW खरीद सकती थी। ये कैंगलांग, तुम पागल हो। तुमने मेरी कार को इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यद्यपि वही परिवार को अपमानित नहीं कर सकता था, क्यूई पेपाई एक दूसरे दर्जे का योद्धा था और डरता नहीं था, इसलिए वह दहाड़ उठा। ये कैंगलांग ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, मुआवजा। आपकी कार ने मेरा रास्ता रोक लिया और मैंने आपको धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। ये सौभाग्य की बात है कि मैंने आपको नहीं मारा, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपको पैसे दूं। क्यूई पेपाई क्रोधित हो गई और बोली, तुम बस ना समझ हो। अगर तुम इस तरह मेरा पीछा करोगे तो मैं तुम्हें जीवन में कभी पसंद नहीं कर पाऊंगी। ये कैंगलांग ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे उस व्यक्ति में आनंद नहीं आता जो तुम्हें पकड़ता है, बल्कि तुम्हारा पीछा करने की प्रक्रिया में आनंद आता है। अगर मैं अंत में तुम्हें नहीं पकड़ पाया तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। हे। क्यूई पेपाई इतनी क्रोधित हुई कि उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये कैंगलान इतना विकृत व्यक्ति था और उसका व्यवहार इतना क्रोधित करने वाला था। यहाँ हर कोई मेरी गवाही दे सकता है। तुमने मुझे मारा है, इसलिए तुम्हें मुआवजा देना होगा, वरना मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी। क्यूई पेपाई गुस्से से दहाड़ा। ये कैंगलान उसे इतना दुखी देखकर वास्तव में बहुत खुश हुआ। फिर उन्होंने वानचेंग हवेली के वेटरों की ओर देखा और कहा, क्या तुमने ये देखा? वे सभी लोग मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, नहीं। क्यूई पेपाई क्रोधित हो गई, सदमे में पीछे हट गई और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तुम आंखें खोलकर लेटे हो। मैं यहाँ मेहमान हूँ और तुम मेरी रक्षा नहीं करते। क्यूई पेपाई ने सदमे, गुस्से और शिकायत में कहा। ये कैंगलांग ने गर्व से कहा, आप यहाँ लॉबी में केवल शर्मा परिवार का नाम उधार लेकर ही एक बूथ आरक्षित कर सकते हैं, और मैं ये परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मैंने यहाँ एक गोल्ड सदस्यता खोली है। मेरी हैसियत और पद आपसे बहुत ऊंचा है। वह पोष के सहारे झुक गया और गर्व से बोला, बेशक वे मेरी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप मेरा पीछा करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो आप उनका सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। वह बहुत घमंडी था और उसे विश्वास नहीं था कि वह अपने साधनों से क्यूई पेपाई, महान फूल, को जीत नहीं सकता। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गर्व से कहा, इधर आओ, मेरे सामने घुटने टेको और मेरे हाथ के पिछले हिस्से को चाटो और मैं तुम्हें मेरे पीछे आने का मौका दूंगा, वरना भले ही आज तुम्हारा जन्मदिन हो, मैं तुम्हारा मुंह काला कर दूंगा। क्यूई पेपाई का चेहरा बदसूरत लग रहा था और उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। ये कैंगलान से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती थी। वह आदमी बहुत ताकतवर और बलवान था। उसके सामने तो वह बस एक बदसूरत बत्तख का बच्चा थी। जब भी ये कैंगलान ने अतीत में ऐसा किया था तो वे महिलाएं अंततः उसके प्यार में पड़ जाती थीं। लेकिन क्यूई पेपाई ऐसा नहीं करेगी। उसका आत्मसम्मान है और वह बहुत गुस्से में है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। वह ये भी महसूस कर सकती थी कि उसके आसपास से गुजरने वाले लोग और दरवाजे पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट उसकी ओर चिढ़ाने वाली निगाहों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही देख लिया था कि वही कैंगलान के सामने घुटने टेकने वाली है और उसकी विनम्र दासी बनने वाली है। भिन भिनौ अचानक एक रोल्स रॉयस फैंटम बिना रुके वहां पहुंची और सीधे ही कैंगलान से टकरा गई। आदमी और पोष दोनों ही दूर जा गिरे और गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई।
जहां तक आदमी की बात है, वह पोश के खंडहरों में पड़ा था और उसका शरीर और कार दोनों धुआं उगल रहे थे। रोल्स रॉयस का दरवाज़ा खुला और दक्ष बाहर चला गया। क्यूई पेपाई दंग रह गई। वह दंग रह गई और अविश्वास से दक्ष को देखने लगी। फिर वह घबरा गई और बोली, दक्ष, क्या तुम पागल हो? क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? ये कैंगलांग को टक्कर मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत की तलाश में हो? हालांकि वह यी कैंगलान से बहुत नफरत करती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि यी कैंगलान से पंगा लेना आसान नहीं था। जो कोई भी उसे अपमानित करने का साहस करता है वह मृत्यु की तलाश कर रहा है। उसने उसे उकसाने की भी हिम्मत नहीं की। दक्ष, जो रितिका के साथ नहीं था और भी नीच था, वही कैंगलांग को उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? आहम, जिसने भी मुझे मारा है, धिक्कार है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अचानक ये कैंगलांग खंडहरों से उछलकर ऊपर आ गया। हालांकि उसे चोट लगी थी और उसकी पोश भी टूट गई थी, फिर भी उसने कड़ी मेहनत से चीगोन का अभ्यास किया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन उसका सुंदर सूट गंदा था। वानगुओ कंगन जो उसने पहना हुआ था वह भी टूट गया था। ये कैंगलांग गुस्से में था और दक्ष को जानलेवा इरादे से घूर रहा था। उसकी आंखें ठंड से भरी हुई थीं। क्या आप दक्ष हैं? शर्मा परिवार के वो बेकार दामाद। ये कैंगलांग ने दक्ष को पहचान लिया, जिससे पता चलता है कि दक्ष की प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है। क्यूई पेपाई भी चौंक गई और जल्दी से बोली, दक्ष, मुझे पता है कि तुम मुझ पर क्रश हो सकते हो और जानबूझकर मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो, लेकिन तुमने ये कैंगलांग को उकसाया है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ तुम आसानी से खिलवाड़ कर सकते हो। भाग जाओ। दक्ष, आपका मस्तिष्क सर्किट अद्भुत है। ये देखकर कि दक्ष जाने से इनकार कर रहा है, क्यूई पेपाई क्रोधित और चिंतित हो गई। उसने कहा, तुम वहां क्यों खड़े हो? ये कैंगलांग एक दूसरे दर्जे का शीर्ष योद्धा है। मैं भी उसे नहीं हरा सकती। उनके पिता यी त्यानहे सागरनगार शहर में एक नव पदोन्नत प्रथम श्रेणी के योद्धा हैं। ये परिवार शर्मा परिवार की तरह तेजी से विकास के दौर से गुजर रहा है। वही परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं और उनकी हैसियत आपके शर्मा परिवार के कपिल के बराबर है। आप उन्हें नाराज नहीं कर सकते। दक्ष ने कहा, तो क्या? क्यूई पेपाई ने कहा, मैं बहुत आभारी हूं कि तुम आकर मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी एक पत्नी है और रुकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। यह मत सोचो कि एक खूबसूरत महिला को बचाने वाले नायक बनकर तुम मुझे प्रभावित कर सकते हो। जल्दी करो और चले जाओ, वरना अगर ये कैंगलांग पागल हो गया तो तुम चाहकर भी नहीं जा पाओगे। दक्ष, यह महिला शायद बहुत बुद्धिमान नहीं है। छोड़ो, असंभव। ये कैंगलांग की आंखें ठंडी और जानलेवा थीं। वह दहाड़ा और दक्ष को घूरने लगा। उसने अपना पैर पटका और जमीन पर एक गड्ढा बन गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी शर्मा परिवार मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये कैंगलांग दहाड़ा। क्यूई पेपाई ने आह भरी और असहाय होकर कहा, हाय दक्ष, अगर तुम अभी जाना भी चाहो तो शायद नहीं जा सकते। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? वानचेंग हाउटिंग के रिसेप्शनिस्ट को भी झटका लगा जब उसने देखा कि कोई मरने वाला है। वह उसे मनाने के लिए जल्दी से गया, लेकिन ये कैंगलांग ने उसे आसानी से दूर कर दिया, जिसने फिर दक्ष को मुक्का मारा। यह मुक्का, वह दक्ष का सिर उड़ा देना चाहता है। जब सबने ये देखा तो वे भयभीत हो गए। क्यूई पेपाई और भी अधिक हैरान थी और बचाव करना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वानचेंग हाउटिंग के लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। दक्ष एक अमीर परिवार का दामाद था। हालांकि उसकी हैसियत साधारण थी, लेकिन अगर उसकी यहाँ मौत हो जाती तो वे जिम्मेदार ठहराए जाते। टकराना। मुट्ठी दक्ष के माथे पर लगी और सीधे उसे लगी। लेकिन क्लिक क्लिक क्लिक, ये कैंगलांग ने अचानक दर्द से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसका हाथ लटक गया। स्टॉप्ड। आउच। ये कैंगलांग का मुक्का मारने वाला हाथ लटक रहा था और वह कई कदम पीछे हट गया। उसका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें भय और आतंक से भरी हुई थीं। वह अचंभित रह गया। वानचेंग हाउटिंग रिसेप्शनिस्ट भी अचंभित थी। क्यूई पेपाई और भी अधिक स्तब्ध थी। राहगीर भी इसे देखकर दंग रह गए। ये कैंगलांग एक उच्च कोटि के द्वितीय श्रेणी के गुरु हैं जिन्होंने क्षैतिज चीगोन का भी अभ्यास किया है। वे तलवारों और भालों से अछूते हैं और उनमें असीम शक्ति है। वह आसानी से 10 टन स्टील उठा सकता है और एक बार उसने अपने नंगे हाथों से एक पूरी रेलगाड़ी की बोगी को उछाला था और उसके साथ खिलौने की तरह खेला था। और उसकी मुट्ठियां स्टील को जेली में बदल सकती हैं। हालांकि अब वार दक्ष के चेहरे पर पड़ा, जो दक्ष के सिर के फटने का कारण होना चाहिए था। ये है, उसकी अपनी मुट्ठी की हड्डियां फट गईं और यहां तक कि प्रतिक्षेप बल से उसकी बांह की हड्डियां भी टूट गईं, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। हिस, बहुत भयानक। सब लोग हौंफने लगे। क्यूई पेपाई और भी अधिक स्तब्ध थी, अविश्वास से दक्ष को देख रही थी। दक्ष, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा बेकार दामाद वास्तव में भौतिक शरीर के क्षैतिज प्रशिक्षण की साधना कर सकता है। तो रुकिन ने कल मुझसे जो कहा था कि तुम अलौकिक शक्तियों और मजबूत शरीर के साथ पैदा हुए हो और तुम शीर्ष स्तर के लोगों को भी टक्कर दे सकते हो, वह सच निकला।
दक्ष ने हंसते हुए कहा, मुश्किल से तुलना हो सकती है। अज्ञान। क्यूई पेईपाई ये देखकर बहुत खुश हुई कि दक्ष ठीक है, लेकिन वह और अधिक चिंतित भी हो गई। दक्ष, तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कैंगलांग ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे तुम उलझना चाहो। अगर वह इस बार तुम्हें नहीं मार सका तो शायद वह तुमसे और भी बड़ा बदला लेगा। वह अभी भी डरी हुई थी कि दक्ष ये कैंगलांग का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह चाहती थी कि वह चला जाए। दक्ष ने उसकी ओर देखा और कहा, हालांकि तुम बहुत होशियार नहीं हो, कम से कम तुम्हारे इरादे तो नेक हैं। खैर, आज मैं इस बेकार प्रेमी से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करूंगी। क्यूई पेईपाई पहले से ही बहुत गुस्से में थी और दक्ष ने वास्तव में उसे बेवकूफ़ कहने की हिम्मत की। लेकिन जब मैंने सुना कि वह मेरे लिए खड़ा होने जा रहा है तो मुझे अचानक अजीब और चिंता महसूस हुई। छोड़ो, भूल जाओ, मैं उसे दोष नहीं देती। मैं तो बस अपने परिवार को दोष देती हूँ कि वे शक्तिहीन हैं और उसे मुझे परेशान करने देते हैं। मैं इस कार का बीमा खुद ही करवा लूंगी। जब क्यू पेईपाई ने अपनी BMW के बारे में सोचा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। ये वह जन्मदिन का उपहार था जो उसने अपने लिए खरीदा था। नतीजा ये हुआ कि ये कैंगलान की टक्कर से कार का अगला हिस्सा कबाड़ हो गया। इसकी मरम्मत में शायद बहुत पैसा खर्च होगा। अगर मरम्मत भी हो जाए तो भी यह सिर्फ एक सेकंड हैंड कार ही होगी। वह दुख और क्रोध से भरी हुई थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। गरीब और अमीर में यही फर्क है। चाहे वह कितनी भी दुखी हो, वही कैंगलान का कुछ नहीं कर सकती। ये कैंगलान चिल्लाया, भूल गए। तुम लोग भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं। उसने दक्ष की ओर इशारा किया और गर्जा, तुमने ज़रूर आयरन हेड तकनीक का अभ्यास किया होगा। जब मैं तैयार न हूँ तब इसका इस्तेमाल करना और मेरे हाथ को अपंग बना देना। लेकिन बहुत घमंडी मत बनो। आज मेरा एक बेहतरीन विशेषज्ञ भाई आ रहा है और मैं उससे तुम्हें मरवा दूंगी। थूकना। उसने दक्ष के सामने थूका भी। दक्ष ने आगे कदम बढ़ाया और तुरंत ही कैंगलान को डरा दिया। क्या तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? कितना हास्यास्पद है। मैं ही परिवार का सबसे बड़ा बेटा और वानचेंग हाउटिंग का स्वर्ण सदस्य हूँ। वहाँ मेरे कई भाई हैं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? वह घमंडी था और दक्ष को ठंडी निगाहों से देख रहा था। यद्यपि वह अंदर से भयभीत था, कम से कम वह किसी भी तरह से हीन नहीं लग रहा था। क्यूई पेईपाई ये सुनकर डर गई। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि चीजें इस तरह घटित होंगी। उसने जल्दी से कहा, दक्ष, परेशानी मत करो। सुंदरी को बचाने के लिए तुम्हें हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करती हूँ, लेकिन चलो, मैं इस जन्मदिन की पार्टी में नहीं आऊँगी। दक्ष ने कहा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लेकिन मेरी एक पत्नी है। क्यूई पेईपाई, मुझे परवाह नहीं कि तुम जियो या मरो, बकवास। लेकिन वह अब भी दक्ष को वहाँ से खींच कर ले जाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि वे ही कैंगलान को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं कर सकते और अगर वे यहाँ रहे तो उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। लेकिन दक्ष फिर भी आगे बढ़ा और व्यंग्यात्मक लहजे में लात मारी। ये कैंगलान भयभीत हो गया और बोला, दक्ष, क्या तुम पागल हो? मैं ही परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मैं ही कैंगलान हूँ, मेरे पिता इत्यानहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? टकराना। दक्ष ने उस आदमी को लात मारी और वह घास से टकराकर 10 से ज्यादा बार लुढ़का। पता नहीं वह मरा या जिंदा। हर कोई हैरान था। वानचेंग हाउटिंग में लोग एक दूसरे को भय से देखने लगे। वहां से गुजरने वाले सभी लोग इस डर से जल्दी से भाग गए कि कहीं उन पर भी इसका असर न हो जाए। क्यूई पेईपाई दंग रह गई। एक ही समय पर उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी निगाहें लाल थीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह मेरी खातिर ही परिवार को नाराज करने को तैयार है, यहाँ तक कि बार बार मेरे पक्ष में बोल रहा है। हालांकि उसने मुझे पहले भी घर से निकाल दिया था, मुझे डर है कि वह भी मेरा ध्यान खींचने के लिए ही था। अब जबकि वो इतनी बार खूबसूरत औरतों को बचा चुका है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसे मुझमें दिलचस्पी है? शायद इसलिए कि मैंने उसके घर पर अपनी ड्रेस बदलने में 1 घंटा बिताया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया होगा। क्यूई पेईपाई ने आह भरी और धीरे से कहा, चुनना बहुत मुश्किल है। एक मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और दूसरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त का पति है। दक्ष ने उस महिला की तरफ देखा और स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वह क्या सोच रही है। वह उसकी खूबसूरती देखकर तुरंत दंग रह गया। क्या यह मानसिक विकलांगता नहीं है? दक्ष, चलो, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। चलो, चाय पीने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। क्यू पेईपाई रोल्स रॉयस में बैठकर जाने ही वाला था। दक्ष ने कार पार्क की और फिर BMW को टो करके ले जाने के लिए फ़ोन किया। उसने शांति से कहा, चाय पियो। चाहो तो खुद पी लो, मैं यहाँ कुछ ज़रूरी काम से आया हूँ। उसका चाय पीने का मन नहीं था क्योंकि उसने चांगशेंग बैंक से अरबों रुपए नहीं निकाले थे। उसे क्षेत्रीय अध्यक्ष को पीटकर पैसे वापस करवाने पड़े। क्यू पेईपाई ने पूछा, आपकी बड़ी बात क्या है? दक्ष ने कहा, मैंने सुना है कि चांगशेंग बैंक के क्षेत्रीय अध्यक्ष यहाँ रात्रिभोज कर रहे हैं। क्यूई पेईपाई ने कहा, हाँ, लेकिन मैंने लॉबी में एक नियमित बूथ बुक किया है, जबकि राष्ट्रपति हुओ यंगफैंग लग्जरी क्षेत्र में हैं।
दक्ष ने कहा, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। क्यूईपेईपाई ने पूछा, क्या आप उनका ऑटोग्राफ मांग रहे हैं? मैं भी उस आलीशान इलाके से नहीं गुजर सकता। अगर आप शर्मा परिवार के दामाद बनकर वहां जाएंगे तो आपको अपमानित होना पड़ेगा। आप खुद को अपमानित क्यों कर रहे हैं? दक्ष ने कहा, जाओ और उससे कहो कि वह तुम्हें पैसे लौटा दे। क्यूईपेईपाई। दक्ष ने उसे अनदेखा कर दिया और सीधे अंदर चला गया। वानचेंग हवेली के अंदर दक्ष सीधे साधारण क्षेत्र से होकर आलीशान क्षेत्र की ओर चला गया। द्वारपाल उसे रोकना चाहता था, लेकिन दक्ष ने शर्मा परिवार के दामाद के रूप में अपनी पहचान बताई और उसे तुरंत जाने दिया गया। क्यूईपेईपाई ने स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण किया और किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। ये शानदार क्षेत्र उज्ज्वल रोशनी से जगमगा रहा है और इसमें अनेक मेजें और कुर्सियां हैं जो यांगीजी नदी के दक्षिण में मंडपों और टावरों की तरह दिखती हैं। हर जगह चट्टानें और पानी हैं जो एक शांतिपूर्ण और प्रभावरत वातावरण का निर्माण करते हैं। सप्ताह के दिनों में आलीशान क्षेत्र में मेहमानों की तुलना में नौकरानियां अधिक होती हैं। यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति की कुल संपत्ति कम से कम दसियों मिलियन या यहाँ तक कि 100 मिलियन से भी अधिक हो सकती है। लेकिन आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कहा जाता है कि ये सभी अमीर लोग हैं जो चांगशेंग क्षेत्र के अध्यक्ष हुओ यनफांग, हाल ही में सागरनगार शहर में बसे प्रतिभाशाली डॉक्टर फैंग क्यू और जियानगन के एक बड़े शख्स जेनवू से मिलने के लिए अपनी किस्मत आजमाने की योजना बना रहे हैं। क्यूईपेईपाई के आने के बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया, बहुत हीन महसूस कर रही थी और दक्ष की आस्तीन खींचती रही। दक्ष, चलो जल्दी करो, यहीं पर महत्वपूर्ण लोग रहते हैं। ये कैंगलांग के भाई भी यहाँ खेल रहे हैं। अगर हमें देख लिया गया तो वह निश्चित रूप से हमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करेगा। ये तुम्हारे और मेरे जैसे आम लोगों के लिए जगह नहीं है। यहाँ से चले जाओ। अगर तुम मेरा ध्यान अपनी ओर खींचना भी चाहती हो और मेरे सामने कूल बनकर मुझे अपना बनाना चाहती हो तो भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका उल्टा असर होगा। तथापि आप जिस चीज़ से डरते हैं वह आपके पास आएगी। अचानक एक लंबा व्यक्ति प्रकट हुआ और उनके सामने खड़ा हो गया। दक्ष, क्या ये तुम हो? वह लंबा व्यक्ति एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, थोड़ा आश्चर्यचकित। क्यूईपेईपाई का शरीर अचानक अकड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस बात का उसे डर था वह सच हो जाएगी। जब मैं वहां से जाना चाहता था तभी मुझे खोज लिया गया। और वह दक्ष को जानता है। उसे सख्त न होने और दक्ष को दूर न खींचने का पछतावा हुआ और वह खुद को शर्मिंदा करने के लिए उसके पीछे यहाँ आ गई। जब मैंने ऊपर देखा तो एक महिला ने महंगी पोशाक पहन रखी थी, लेकिन वह पोशाक उतनी महंगी नहीं लग रही थी जितनी उसने पहन रखी थी। लेकिन ये सामान्य है, उसका ये टुकड़ा रितिका का है। वह महिला सुंदर है और उसका फिगर भी अच्छा है। आखिरकार क्यूईपेईपाई एक महिला है जो रितिका के साथ खेल सकती है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक महान सुंदरता है। अचानक वह अधिक आत्मविश्वास से भर गई और वह देख सकती थी कि इस महिला में आत्मविश्वास नहीं था और वह बहुत ही हीन थी। ऐसा लगता है कि सिर्फ परिचित होना कोई शर्मनाक बात नहीं है। दक्ष ने इस महिला को बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये औरत, ये तथाकथित पूर्व प्रेमिका जो पिनरू थी, जिसे उसने पूर्वी उपनगर स्टारबक्स में पहले ही थप्पड़ मार दिया था। उस समय वह अपने प्रेमी का पीछा कर रही थी और दक्ष के सामने दिखावा करना चाहती थी, लेकिन वह दक्ष से हार गई और नुकसान में थी। अंत में वह दक्ष के सामने घुटने टेक कर सुलह की भीख मांगने लगी, लेकिन दक्ष ने उसे फिर से धक्का देकर भगा दिया। दक्ष को उम्मीद नहीं थी कि जो पिनरू यहाँ होगा, क्योंकि यह जगह जो पिनरू के स्तर की महिला के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी देखा कि जो पिनरू वास्तव में यहाँ थी, उसका सिर नीचे था, वह सतर्क थी और क्यूईपेईपाई जितनी हीन थी। मुझे पता था, शायद उसे भी आमंत्रित किया गया होगा। जो पिनरू ने कहा, दक्ष, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? दक्ष रुक गया और शांति से बोला, गुस्सा, तुम इसके लायक नहीं हो। जो पिनरू ने कहा, तुम सच में अब भी मुझे दोष दे रहे हो, मुझे अंधा होने और गलत व्यक्ति का अनुसरण करने का दोष दे रहे हो। लेकिन मैं पहले से ही जानता हूं कि मैं गलत था। चूंकि तुमने अतीत में मेरा पीछा किया था तो क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? दक्ष ने उपहास किया, यह अनुचित था, बस जाने दो। जो पिनरू ने कहा, ठीक है, भले ही हम इसका उल्लेख न करें, क्या आप पहले मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे ऐसी जगह अकेले आने में डर लग रहा है। ऐसी आलीशान जगह मेरे जैसी नीच औरत के लिए नहीं है। दक्ष ने कहा, तो फिर तुम क्यों आए? जो पिनरू ने कहा, एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है और उसने मुझे यहाँ बुलाया है। दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, उसे तुम्हें ले जाने दो। जो पिनरू ने कहा, वह अभी तक नहीं आया है। उसने मुझे पहले फ़ोन किया था और कहा था कि वह दरवाजे पर है। कृपया हमारे पुराने सहपाठियों की खातिर मुझे अपने साथ रहने दीजिए, वरना ये लोग मुझे निकाल देंगे। दक्ष ने कहा, आप एक टेबल ढूंढिए और एक ड्रिंक का ऑर्डर दीजिए, वे आपको क्यों भगा देंगे? जो पिनरू ने कहा, मेनू पूरा फ्रेंच में है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ।
अगर मैं कुछ भी ऑर्डर कर दूं तो वे मुझ पर हंसेंगे। दक्ष अवाक रह गया। सौभाग्य से हुओ यनफेंग, जिनसे वह मिलना चाहता था, नहीं आए, इसलिए यह उनके लिए थोड़ी देर आराम करने के लिए जगह खोजने का एक अच्छा अवसर था। तो मैंने सहमति दे दी, उसे मेरे पीछे आने दिया, एक चौड़ी मेज ढूंढी और बैठ गया। लॉबी मैनेजर जल्दी से आया। मिस्टर दक्ष, आप क्या खाना चाहेंगे? फिर मेनू सौंप दिया गया। जब मैंने इसे खोला तो देखा कि यह फ्रेंच भाषा में था। जो पिनरू और क्यूई पेपाई दोनों नाखुश लग रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को अजीब तरह से देखा और सिर झुका लिया। ये बहुत शर्मनाक है। मैं तो मेनू भी नहीं समझ पा रहा हूँ, और अगर मैं कुछ भी बिना सोचे समझे ऑर्डर कर दूँ तो लोग निश्चित रूप से मुझ पर हंसेंगे। उन्होंने सबसे विशिष्ट मेज चुनने के लिए दक्ष को भी दोषी ठहराया, विशेष रूप से क्यूई पेपाई। उसने महसूस किया कि दक्ष को जल्द या बाद में दिखावा करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। दक्ष ने मेनू को देखने की भी जहमत नहीं उठाई, उसे वापस फेंक दिया और कहा, उन्हें 2 गिलास जूस दो और फिर यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक परोसो। उन्होंने क्यू पेपाई की ओर इशारा करते हुए कहा, इस महिला के लिए जन्मदिन की शुभकामनाओं वाला गीत गाओ और उसे फ्रेंच केक खिलाओ। जो पिनरू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्यूई पेपाई भी अचंभित और थोड़ा भावुक हो गई। अप्रत्याशित रूप से दक्ष को अभी भी उसका जन्मदिन याद था और उसने विशेष रूप से उसके लिए एक गीत और जन्मदिन का केक ऑर्डर किया। साथ ही उसे उम्मीद नहीं थी कि दक्ष फ्रेंच नहीं समझ सकता, इसलिए उसने इसे अनदेखा कर दिया और सीधे सबसे अच्छे व्यंजनों का ऑर्डर दिया। बस ऐसे ही, क्या बर्बादी है। अगर मैं बाद में भुगतान नहीं कर पाया और रितिका से बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो ये शर्मनाक होगा। और उसने महसूस किया कि दक्ष भोजन का ऑर्डर देने में बहुत लापरवाह था। ये लॉबी मैनेजर शायद दसियों हजार डॉलर महीना कमाता होगा। यहाँ उसने कई बड़े लोगों से मुलाकात की है और उसकी हैसियत काफ़ी ज़्यादा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ इतनी लापरवाही से पेश आने की? क्या उसे नीची नज़रों से डर नहीं लगता? वह तो बस दामाद है और रितिका आसपास नहीं है। वानचेंग हाउटिंग सागरनगार शहर में ये परिवार की संपत्ति है और वे आपके शर्मा परिवार को कोई इज्जत नहीं देंगे। जो पिनरू ने भी ऐसा ही सोचा। कौन जानता है। लॉबी मैनेजर ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, श्रीमान मित्तल, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, हम इसे तुरंत तैयार कर देंगे। फिर वह जल्दी से नीचे गया और नौकरानियों से कहा कि वे दक्ष की मेज को प्राथमिकता दें और वे भोजन तैयार करने में जल्दी करेंगे। आसपास के धनी लोग थोड़े आश्चर्यचकित हुए। किसने सोचा होगा कि दक्ष, जो एक साधारण दामाद है, इतना प्रतिष्ठित हो सकता है कि वानचेंग हाउटिंग के लॉबी मैनेजर को भी उसका अपमान करना पड़ा। क्यूई पेपाई और जो पिनरू दोनों दंग रह गए। दक्ष, क्या तुम लॉबी मैनेजर के रिश्तेदार हो? वह तुम्हें इतना क्यों परेशान कर रहा है? क्यूई पेपाई ने चौंकते हुए कहा। जो पिनरू भी आशान्वित दिख रहे थे। दक्ष ने शांति से कहा, वह सिर्फ एक लॉबी मैनेजर है, क्या वह मेरा रिश्तेदार बनने के लायक है? क्यू पेपाई ने पूछा, तो फिर वह आपसे इतना भयभीत क्यों है? दक्ष ने कहा, मैं यहाँ नया बॉस हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझे मुंह न दिखाए? वानचेंग हाउटिंग के पीछे का बॉस सागरनगार शहर का ये परिवार है और येलिन के अधीन है। येलिन पूर्वी उपनगरों का विकास करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई धन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने स्वयं के वानचेंग हाउटिंग शेयरों का 30% हिस्सा ले लिया और कुछ संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में बेच दिया। परिणामस्वरूप दक्ष वानचेंग हाउटिंग का पर्दे के पीछे का बॉस बन गया और यहाँ तक कि उसके पास येलिन से भी अधिक शेयर थे। जब ये परिवार नहीं आता है तो वह यहाँ बड़ा बॉस है। क्यूई पेपाई और जो पिनरू ने एक दूसरे को देखा। जो पिनरू हैरान रह गया और उसने इस बात पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। क्यूई पेपाई ने अपनी आंखें घुमाईं, ये सोचकर कि दक्ष उसे परेशान करने और उसे चौंकाने के लिए जानबूझकर डींगे मार रहा था। इस समय 2 लोग दरवाजे से तेजी से अंदर आ रहे थे, लग्जरी क्षेत्र को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी को ढूंढ रहे हों। उनमें से एक के हाथ पर पट्टी बंधी थी, उसके चेहरे और नाक पर चोट के निशान थे और वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था। ये गैंगलान को लात मारकर भगा दिया गया था। दूसरे व्यक्ति ने हाउटिंग के काम के कपड़े पहने हुए थे और उसके नाम के टैग से अंदाज़ा लग रहा था कि वह किसी ऊंचे पद का व्यक्ति था। वह यहाँ के मानव संसाधन विभाग में मैनेजर चेन था। मैनेजर चेन यी कैंगलांग का सच्चा भाई है। उसने ही परिवार के पैसों से यहाँ मैनेजर बनने का काम किया था और यी कैंगलांग हफ्ते के दिनों में लड़कियों को यहाँ लाने ले जाने के लिए उसी पर निर्भर रहता था। यी कैंगलांग ने तुरंत 3 लोगों को सबसे खास स्थिति में देखा। दक्ष उसकी ओर पीट करके खड़ा था, लेकिन वह पहचान गया कि ये दक्ष ही था। जो पिनरू और क्यूई पेपाई उसके सामने खड़े थे, दक्ष के साथ बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जिससे उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। जो पिनरू वो औरत थी जिसे वो पहले ही पा चुका था और क्यूई पेपाई वो औरत थी जिसे वो अब पाने वाला था। अचानक दोनों ही दक्ष के साथ थे। धिक्कार है दक्ष, उसे पता चल गया होगा कि मैंने उस औरत जो पिनरू को पहले ही गिरा दिया था और वह जानबूझकर मुझे घृणा करने के लिए यहाँ आया था।
ये गैंगलांग ने उस मेज की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, भाई चेन, उस आदमी को सबके सामने बाहर निकालने में मेरी मदद करो। मैं चाहता हूं कि वह सबके सामने अपना चेहरा खो दे। मैनेजर चेन ने एक नज़र डाली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, हम आखिरकार भाई हैं। हमें हाल ही में एक नया बॉस मिला है और मैं अपना अधिकार स्थापित करने और नए बॉस के सामने अपनी छवि बनाने के लिए कुछ लोगों की भर्ती करने की योजना बना रहा हूं। वे दोनों उपहास करते हुए आगे बढ़ गए। दक्ष और अन्य दो बीच में बैठे, स्वाभाविक रूप से आकर्षक। और इस समय ये गैंगलान और मैनेजर चेन वहां आ रहे थे और लॉबी मैनेजर ने पहले ही कई व्यंजन परोस दिए थे। बैंड भी आया और वायलिन और पियानो बजा रहा था और उन्होंने जन्मदिन का गीत गाने के लिए बच्चों के एक समूह को आमंत्रित किया। यह इतना अनोखा है कि स्वाभाविक रूप से यह अधिक आकर्षक है। खैर, जब क्यूई पेपाई ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुई और बेहद गर्वित हुई और उसका अहंकार तुरंत संतुष्ट हो गया। जो पिनरू को बहुत असहज महसूस हुआ और मन ही मन उसे इसका पछतावा हुआ। मैं पहले इतना अंधा कैसे हो सकता था कि मैंने उसका पीछा करना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे लटकाए रखा, जिससे इतना अच्छा अवसर हाथ से निकल गया। अब वह सफलता प्राप्त कर चुका है और शर्मा परिवार का दामाद बन चुका है। पूर्वी उपनगर भी उसके हाथ में है। भविष्य में वह अवश्य ही धनवान होगा। जो पिनरू को मन ही मन पछतावा हुआ और वह खुद को कुछ थप्पड़ मारना चाहती थी। अब वह दक्ष के साथ एक ही मेज पर बैठी है, क्यूई पेपाई को संगीत का आनंद लेते हुए देख रही है, हर किसी की ईर्ष्या भरी निगाहों को देख रही है और स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रही है, जिससे उसे भी ईर्ष्या हो रही है। हालांकि वह दक्ष के साथ एक ही मेज पर बैठी थी, लेकिन उसे लगा कि दक्ष ने उससे दूरी बना रखी है। उसे इसका बहुत अफसोस हुआ। हालांकि मेज पर खाने की कोई कमी नहीं थी, फिर भी दक्ष ने उसके साथ खाने से इनकार नहीं किया, लेकिन उसे खाना बेस्वाद लगा। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती, उतना ही ज्यादा दुखी और पछताती। उसने इतना अमीर पति गंवा दिया था। भले ही अब उसका पीछा करने वाला आदमी, जिसका नाम ही कैंगलान है, बहुत अमीर लगता है, लेकिन उसे लगता है कि वह दक्ष से बहुत कम है। हर कोई सोचता था कि दक्ष सिर्फ एक साधारण दामाद था, लेकिन वह जानती थी कि दक्ष श्रीवांग को जानता था और पूरा पूर्वी उपनगर दक्ष के हाथों में था। वह नहीं जानती थी कि दामाद और मालिक का क्या मतलब है, लेकिन वह जानती थी कि आज सुबह पूर्वी उपनगरों को जमीन पर ध्वस्त कर दिया गया, बाड़ लगा दी गई और आधिकारिक तौर पर विकसित कर दिया गया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसकी कीमत 5 अरब रुपए है। 5 अरब। दूसरों को लगा कि यह शर्मा परिवार का है, लेकिन वह जानती थी कि ये दक्ष का है। दूसरे शब्दों में, अकेले दक्ष की कुल संपत्ति पहले से ही 5 बिलियन है। अविश्वसनीय। उसे इतना पछतावा हुआ कि उसे बहुत दुख भी हुआ। क्यू पेपाई को थोड़ा घमंड था। उसे संगीत और खाने का स्वाद बहुत पसंद था। उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगा अपने आसपास की अमीर महिलाओं की ईर्ष्या भरी निगाहें देखना। कभी कभी वह अपने बगल में दक्ष को देखती और व्यंजन खाते समय उसकी सुरुचिपूर्ण मुद्रा और बढ़िया शराब का उसका बेरोक-टोक स्वाद देखकर वह थोड़ा भावुक हो जाती। करीब से देखने पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सुंदर होगा। वह बहुत ही सुंदर और सुस्वादु है और वह मुझ पर पैसे खर्च करने को तैयार है। हे, मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वह जानबूझकर मुझे अनदेखा कर रहा है। हाँ, इस मूर्ख को नहीं पता कि मैंने उसे पहले ही देख लिया है और उस पर क्रश हो गया है। क्यूई पेपाई दिवास्वप्न देख रही थी, सोच रही थी कि क्या उसे जन्मदिन के बहाने दक्ष को संकेत देना चाहिए कि वह उसे नृत्य के लिए आमंत्रित करे। अचानक कुछ लोग आए, कुछ युवक और युवतियां। नेता एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर महिला थी और अन्य पुरुष और महिलाएं उस सुंदर महिला का अनुसरण करते थे। उन्हें देखकर क्यूई पेपाई दंग रह गया और उसने मन ही मन सोचा, यह अच्छा नहीं है। वह उन लोगों को जानती भी थी और उनसे बहुत परिचित भी थी, क्योंकि वे क्यू पेपाई के दोस्त थे जो उसकी जन्मदिन की पार्टी में आए थे, लेकिन वह उनके बारे में भूल गई थी। अप्रत्याशित रूप से वे वास्तव में अपनी स्वयं की पहल पर यहाँ आए। लेकिन जिस महिला ने अगुवाई की थी वह उन लोगों में शामिल नहीं थी जिन्हें उसने आमंत्रित किया था, क्योंकि वह महिला उसे पसंद नहीं थी। उस महिला का नाम जुआंग चुचू था, जो सागरनगार शहर के जुआंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। वह क्यू पेपाई की पूर्व सहपाठी थी और हमेशा उसे नीची नज़रों से देखती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे यहाँ मिलूंगा और वह मेरे दोस्तों के साथ थी। लेकिन हम सभी सहपाठी हैं और उसके दोस्त स्वाभाविक रूप से जूंग चुचू के दोस्त और सहपाठी भी हैं, इसलिए वे सभी एक दूसरे को जानते हैं। जुआंग चुचू का कद लंबा, रूप नाजुक और स्वभाव उत्तम है। मेज के सामने खड़े होकर उसने वहां उपस्थित 3 लोगों की ओर देखा और तुरंत उपहास किया। मैं किसके बारे में सोच रही थी? इतना बड़ा उपहार, स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज, मांग पर गाने और बढ़िया वाइन। पता चला कि वह मेरी बेचारी सहपाठी क्यूई पेपाई है। वैसे आज आपका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, मुझे धन्यवाद मत दीजिए, मेरी बधाई ही आपका सम्मान है, बस स्वीकार कर लीजिए। क्यूई पेपाई दुखी दिख रही थी, उसका सिर नीचे झुका हुआ था, वह बहुत दुखी महसूस कर रही थी।
अभी जो खुशी, गर्व और थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि थी, वह सब खत्म हो गई है। इस महिला ने वास्तव में उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उसने उसे दक्ष और उसके सहपाठियों के सामने अपमानित किया। लेकिन वह विरोध नहीं कर सकी। वह दक्ष की ओर झुकने से खुद को नहीं रोक सकी, उम्मीद करते हुए कि दक्ष उसे कुछ गर्मजोशी दे सकेगा और उसके लिए कुछ प्रतिष्ठा अर्जित कर सकेगा। लेकिन उसके कार्यों को जुआंग चुचू और अन्य लोगों ने देखा। जुआंग चुचू हंसा, क्यों पे पाई, तुम बहुत नीच हो, तुम वास्तव में अपने सबसे अच्छे दोस्त के आदमी के साथ फ्लर्ट करती हो। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस हारे हुए दक्ष पर भरोसा करने से कोई मदद मिलेगी? वह तो बस रितिका का लिव इन पति है, शर्मा परिवार का निकम्मा दामाद। क्या वह तुम्हें सचमुच सुरक्षा का एहसास दिला सकता है? जुआंग चुचू ने व्यंग्य से भरी हुई बेशर्मी से हंसी। मुझे लगता है कि रितिका को बाद में इस खाने की मेज़ का भुगतान करना होगा। तुम बेचारे यहाँ पैसा खर्च करने के लायक नहीं हो। ऐसा लग रहा था कि वह दक्ष को जानती थी और रितिका के प्रति उसके मन में प्रबल पूर्वाग्रह था। जो पिनरू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने जून चुचू को आश्चर्य से देखा, उसकी आंखों में कुछ दयनीय भाव था। वह जानती थी कि रायपुर की बदौलत दक्ष की अब कुल संपत्ति 5 बिलियन हो गई है, जो कि शर्मा परिवार और जुआंग परिवार की संयुक्त संपत्ति से भी अधिक है। शर्मा परिवार का तथाकथित दामाद तो बस एक मजाक है, वह बहुत अमीर है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जुआंग चुचू में अपने पूर्व स्वरूप की छाया दिखाई दे रही थी, जो इतना घमंडी और अभिमानी था कि अंततः उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। क्यू पे पाई बहुत आत्महीन थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जुआंग चुचू, ज्यादा दूर मत जाओ। आज मेरा जन्मदिन है, चले जाओ। जुआंग चुचू ने मजाक में कहा, तो क्या हुआ अगर आज तुम्हारा जन्मदिन है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जन्मदिन दुनिया में सबसे बड़ा है? मेरे पीछे इन सहपाठियों को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि वे सचमुच तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में आ रहे हैं? वे तो बस रितिका को दिखा रहे हैं। वह आगे बढ़ी, क्यूई पे पाई के गाल थपथपाए और बोली, रितिका नहीं आए, लेकिन मैं आए हूँ। क्या वे अब भी तुम्हें सम्मान देंगे? हाँ, कभी कभी सिर्फ जोर जबरदस्ती काफ़ी नहीं होती। पैसे के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। क्यूई पे पाई बहुत उदास हो गई। वह रोना चाहती थी और यहाँ से भाग जाना चाहती थी। इतना शर्मनाक। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि उन सहपाठियों के चेहरे पर मजाकिया भाव थे, वे उसके मजाक पर हंस रहे थे। वह मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ यह महसूस करने लगी कि उसके पास न तो पैसा है और न ही कोई दोस्त। दक्ष ने शांति से जून चुचू की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें मेरी पत्नी रितिका से कोई शिकायत है? तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त को क्यों परेशान कर रहे हो? जुआंग चुचू ने तुरंत दक्ष की नाक की ओर इशारा किया और तिरस्कारपूर्वक कहा, क्यों, तुम उसके लिए खड़े होना चाहते हो? क्यूई पेईपाई ने जल्दी से समझाया, दक्ष, जून चुचू ने एक बार रुकिन के साथ 4 सुंदरियों के पद के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। वह हार गई और तब से नाराज है। उससे पंगा मत लो। वह सागरनगार शहर में जून परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उसकी हैसियत तुम्हारी पत्नी रितिका जैसी ही है। तुम उसे नाराज नहीं कर सकते। ओह, वह इतनी बदसूरत है, उसका हारना स्वाभाविक है, दक्ष ने कहा, और ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं नाराज न कर सकूं। अभी ये गैंगलांग और मैनेजर चेन आए और रास्ता रोक दिया। ये गैंगलांग ने व्यंग्य किया, ओह, मैं यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को लाया हूँ जिसे आप अपमानित नहीं कर सकते। ये गैंगलांग और मैनेजर चेन यहाँ हैं। उन दोनों के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी और उन्होंने दक्ष का रास्ता रोक दिया। विशेष रूप से ये गैंगलांग, एक क्रूर चेहरे, भयंकर आंखों और द्वेष के साथ। मैनेजर चेन आश्चर्यचकित हो गया और उसने दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद अचानक उस पर बिजली गिरी और वह इतना भयभीत हो गया कि ऐसा लगा जैसे वह मर रहा है। इस समय दक्ष भी उसे देख रहा था और हंस रहा था। बस उस मुस्कुराहट ने मैनेजर चेन को भयभीत कर दिया, क्योंकि उसने दक्ष की पहचान ली थी। ये गैंगलांग को यह नहीं पता था कि जब वह यहाँ आएगा तो वह घमंडी हो जाएगा और विजयी होकर मेज पर पटक देगा, और यहाँ तक कि मेज पर रखे फोई ग्रास को भी खाने के लिए ले जाएगा। दक्ष, तुम सचमुच जानती हो कि कैसे आनंद लेना है और कैसे शेखी बघारनी है। ये गैंगलांग ने ठंडे स्वर में कहा, आपने कहा था कि कुछ लोग आपको नाराज नहीं कर सकते। हाँ, मैं अपने भाई HR मैनेजर चेन को यहाँ लाया हूँ। उसे नए बॉस ने पदोन्नत किया है, आप उसे नाराज नहीं कर सकते। दक्ष ने मैनेजर चेन की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, ओह। मैनेजर चेन इतना कांप रहा था कि उसके पैर कमजोर हो गए। उसने ये गैंगलांग को खींच लिया और उसे इशारा किया कि वह बात करना बंद करे। तथापि ये गैंगलांग ने गलत समझा और कहा, भाई चेन, अधीर मत हो, मुझे थोड़ी देर के लिए दिखावा करने दो। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैनेजर चेन, जिनका वार्षिक वेतन 10 लाख है, यहाँ मानव संसाधन प्रबंधक हैं। वे वानचेंग हाउटिंग में सभी कार्मिक परिवर्तनों के प्रभारी हैं और यहाँ के बॉस हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तो अगर आप मेहमान भी हैं तो वह आपको पीट पीट कर मार सकता है और कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। दक्ष ने कहा, ओह, इतना दबंग।
मैनेजर चेन इतना डर गया कि वह अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा, उसके पैर कमजोर हो गए और ठंडा पसीना निकल आया। आवाज़ हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं। ये कैंगलांग ने कहा, बुरा नहीं है। फिर उसने जुआंग चुचू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस जुआंग, क्या आपको दक्ष से कोई शिकायत है? जुआंग चुचू ने कहा, वह उस कुतिया रितिका का पति है, मुझे वह पसंद नहीं है। ये कैंगलांग ने सिर हिलाया, मेरी तरह मैं भी उसे सबक सिखाने में आपकी मदद करूंगा। जुआंग चुचू मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं मास्टर यी को अपनी शक्ति दिखाते हुए देखना चाहता हूँ। वे दोनों जिंगजोऊ से हैं और उनके परिवार का आकार समान है, इसलिए उनमें कुछ बातचीत होती है। एक ही तरह के पक्षी एक साथ रहते हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। जूंग चुचू क्यूई पेपाई को सार्वजनिक रूप से मूर्ख बनते देखना चाहती थी और रितिका के पति को अपमानित होते देखना भी चाहती थी। रितिका को देखकर वह रितिका को भी अपमानित कर सकती थी। ये सबसे अच्छा होगा यदि कोई आपकी सेवा कर सके। जब क्यूई पेपाई ने यी कैंगलांग को फिर से देखा तो वह चौंक गई और जल्दी से बोली, यी कैंगलांग, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझे अब और परेशान मत करो। टकराना। यी कैंगलांग ने क्यूई पेपाई को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह दंग रह गई। यी कैंगलांग ने कहा, कुतिया, तुम मेरे लायक नहीं हो। मुझे तुम्हारा परिचय कराने दो, यह मेरी प्रेमिका जोऊ पिनरू है, मेरी कुतिया। उसने जोऊ पिनरू को ऊपर खींच लिया, उसकी शर्मिंदगी और सदमे की अभिव्यक्ति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए बस ये सोचा कि वह डर गई थी। उन्होंने जोऊ पिनरू को खींचा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम दक्ष को जानते हो? जोऊ पिनरू ने कहा, पूर्व सहपाठी। ये कैंगलांग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, देखो मैं उसे अपमानित करता हूं और तुम्हें बता दूंगा कि मेरा अनुसरण करना सही विकल्प है। जोऊ पिनरू ने कहा, नहीं नहीं नहीं। ये कैंगलांग मुस्कुराया, बुरा नहीं है। अच्छा, बस इंतजार करो और देखो, मैं दक्ष का सारा अपमान कर दूंगा। उसका एक हाथ काम करना बंद कर चुका था और उसकी हालत बहुत दयनीय थी। अब वह दक्ष के प्रति पूरी तरह से नाराज था। ये कैंगलांग ने कहा, दक्ष, क्या तुम्हें पता है कि आज वानचेंग हवेली में क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बता दूं कि यहीं पर यह परिवार 3 महत्वपूर्ण हस्तियों की मेज़बानी कर रहा है। प्रतिभाशाली डॉक्टर फॉन क्यू, जियांगन जेनेवु क्षेत्र के स्वामी चेन डोंगक्सुआन और चांगशेंग के सीईओ हो यंगफेंग। मेरे पिता यी तियान है और मिस जुआंग के प्रेमी जिंगजो डिंग परिवार से डिंगयू इस रिसेप्शन के प्रभारी हैं। उसने गर्व से कहा, इसका मतलब है कि हम यहाँ कुछ बड़े लोगों का स्वागत करने वाले हैं। वे सभी जाने माने लोग होंगे। तुम्हारे जैसे बेचारे दामाद और क्यू पेपाई जैसी औरत को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने खाने का बर्तन मेज पर रखा और उसे मेज पर रख दिया। सेन ने व्यंग्य किया, याद रखना, जाने से पहले बिल चुका देना। हाँ हाँ बेचारे, अपनी पत्नी के बिना मुझे लगता है कि तुम इस खाने की मेज का भी खर्च नहीं उठा सकते। हाँ हाँ हाँ। ये कैंगलान जोर से हंस पड़े और जुआंग चुचू और कई सहपाठी भी ठहाके लगाकर हंस पड़े। उनकी बेलगाम मुस्कुराहट ने उनके आसपास के धनी व्यापारियों और पत्नियों का ध्यान आकर्षित किया। जोऊ पिनरू दंग रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये कैंगलान इतना आत्मघाती होगा और दक्ष को उकसाने की हिम्मत करेगा। वह दक्ष को गुस्से से आंख मार रही थी, उसके चेहरे पर याचना भरी नजर थी, ये दिखाने के लिए कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। क्यूई पेपाई को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वह डर गई। उसे लगा कि यह बहुत शर्मनाक है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कैंगलान के पिता और जुआंग चुचू के प्रेमी, 2 लोग जिन्हें वह कम से कम देखना चाहती थी, वास्तव में इतनी शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले थे। मैंने अपना कार्ड निकाला और भुगतान करके जाने की योजना बनाई। मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कितने के हैं? 1,80,000। क्यूई पेपाई का चेहरा हरा हो गया और वह आश्चर्य से बोली, भोजन की इस मेज की कीमत 180,000 रुपये कैसे हो सकती है? कार्ड पकड़े हुए उसका हाथ पहले से ही कांप रहा था। उसने एक BMW खरीदी है और उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। उसके क्रेडिट कार्ड से भी पैसे निकल गए हैं। वो 180,000 रुपये कैसे दे सकती है? जुआंग चुचू ने रेड वाइन की एक बोतल उठाए और कहा, ये लुई पहले से ही 30,000 की है। हमने यहाँ 3 बोतलें खोली हैं, इसके अलावा एक गाना प्रदर्शन, फोई ग्रास स्टेक इत्यादि भी है। 180,000 सामान्य है। उसने मजाक में कहा, क्यों, तुम इसे वहन नहीं कर सकते? घुटनों के बल बैठो और मुझसे भीख मांगो। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें थोड़ी सी रकम देने में मदद कर सकती हूँ। क्यूई पेपाई इतनी शर्मिंदा और क्रोधित थी कि वह दुविधा में थी और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। दक्ष ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, ये भोजन मेरी ओर से है। क्यूई पेपाई इतनी चिंतित थी कि उसने कहा, आप एक गरीब दामाद हैं। जब रुकिन आसपास नहीं है तो आपके पास पैसे कैसे हो सकते हैं? क्या मैं एक IOU लिखूं? और फिर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दक्ष इतना पैसा जुटा सकता है। IOU, इसका मतलब है कि मैं मुफ्त में खा पी रहा हूं।
हा हा हा। ये कैंगलान इतनी जोर से हंसा कि उसका घाव भी प्रभावित हो गया और वह दर्द से कराह उठा। जुआंग चुचू भी हंस पड़ी, उसके चेहरे पर मजाकिया भाव था। तुम दोनों को देखो, एक रितिका का सबसे अच्छा दोस्त है और दूसरा रितिका का पति है। तुम दोनों ही बेकार हो, टकरा जाना। उसने रेड वाइन सीधे क्यूई पेपाई के चेहरे पर डाल दी और ये दक्ष के शरीर पर भी छलक गई। उसने मजाक में कहा, ये रेड वाइन की बोतल मेरी है। आपको बस मुझे 150,000 देने होंगे, हा हा। सहपाठी हंसे और यी कैंगलान ने भी उसे अंगूठा दिखाया। यी कैंगलान ने कहा, मैनेजर चेन कोई खा पीकर भाग रहा है। किसी को बुलाकर उसे पीटकर बाहर निकाल दो। मैं चाहता हूं कि दक्ष बर्बाद हो जाए और उसका शरीर नष्ट हो जाए। इतना कहने के बाद भी मैनेजर चेन नहीं हिले। वह आश्चर्य से मुड़ा और मैनेजर चेन की ओर देखा। जूंग चुचू और अन्य लोगों ने भी असमंजस और आशा भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। मैंने मैनेजर चेन को वहां बैठे देखा, उनका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, उनका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था और उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ये कैंगलांग दंग रह गया और बोला, मैनेजर चेन, भाई चेन, अब आपकी बारी है। दक्ष का चेहरा कुचलने में मेरी मदद करो। मौसम ठंडा हो रहा है, दोस्तों, गर्म रहना याद रखें। कल भी रोमांचक रहेगा, टकराना। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मैनेजर चेन ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। ये कैंगलान का एक दांत टूट गया था और उसका चेहरा सूज गया था। वह हैरान, क्रोधित और थोड़ा दुखी था। उसने कहा, भाई चेन, तुमने मुझे नहीं, दक्ष को मारा है। अचानक मैनेजर चेन चिल्लाया, ये कैंगलान को उसके घुटनों पर गिरा दिया और उस पर झपटा। एक सामाजिक पिटाई। तुम कमीने, तुम वास्तव में मुझे मारना चाहते हो। मैनेजर चेन गुस्से से दहाड़ा। उसने ये कैंगलान को नीचे गिरा दिया और उसे हिंसक रूप से पीटा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह बेहद हिंसक हो गया, जिससे ही कैंगलान हतप्रभ रह गया। सबने देखा, हर कोई अचंभित था। क्यूई पेपाई भ्रमित था, जुआंग चुचू भ्रमित था, सहपाठी भ्रमित थे और मेहमान भी भ्रमित थे। जो पिनरू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसने दक्ष पर एक नज़र डाली और समझ गई कि क्या हुआ था। मैनेजर चेन को दक्ष की पहचान पता रही होगी और दक्ष का कोई छिपा हुआ मकसद था, इसलिए मैनेजर चेन ने इतना बेकाबू होकर काम किया। ये दृश्य कितना परिचित है। जो पिनरू ने एक बार दक्ष के सामने घुटने टेककर उससे क्षमा मांगी, लेकिन ये सब व्यर्थ था। यदि अभी ऐसा होता तो वह भी उसकी गांड चाटना चाहती, लेकिन दक्ष ने उसे कोई मौका नहीं दिया, जिससे उसके पास पछतावे और दिल के दर्द के अलावा कुछ नहीं बचा। धमाका। ये कैंगलान क्रोधित हो गया और उसने मैनेजर चेन को धक्का देकर गिरा दिया। वह गुस्से से खड़ा हुआ और गरजा, चेन एगो, क्या तुम पागल हो? मेरे परिवार ने तुम्हें ये पद दिलाने के लिए पैसे दिए हैं ताकि तुम मुझे पीट सको। मैं तुम्हें बड़ा भाई कहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम दक्ष से भी बदतर हो जाओगे। मैनेजर चेन ने लाल आंखों से उसे घूरा, फिर दक्ष के सामने घुटने टेक दिए। बैंग बैंग बैंग। मिस्टर दक्ष, मैं गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पागल ये कैंगलांग आपसे निपटना चाहता है, वरना मैं कभी नहीं आती। हिस। जब सबने ये देखा तो सभी अचंभित रह गए, उनकी आंखें सदमे और भय से भर गईं। ये कैंगलान तो मौके पर ही डर गया। श्री मित्तल। मैनेजर चेन दक्ष के सामने घुटने टेक दिए। ये सचमुच डरावना है, इससे हर कोई डर गया है। ये कैंगलांग ने अप्रिय भाव से कहा, मैनेजर चेन, कृपया जल्दी से उठो। क्या मैंने अभी तुम्हें बहुत जोर से मारा और तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया? तुम दक्ष जैसे हारे हुए व्यक्ति के सामने क्यों झुक रहे हो? मैनेजर चेन ने उसकी ओर इशारा किया और शाप दिया, तुम हारे हुए हो, तुम्हारा पूरा परिवार हार गया है, तुम मुझे मार रहे हो। मिस्टर दक्ष हमारी कंपनी के नए बॉस हैं, वह तुम्हारे जैसे हारे हुए व्यक्ति से कहीं अधिक शानदार हैं। धमाका। हर कोई बिजली की चपेट में आ गया, उनके चेहरे भयभीत हो गए। ये कैंगलान हैरान रह गया। जूंग चुचू अवाक रह गया। वे सभी छात्र दंग रह गए। क्यूई पेपाई ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। हालांकि जो पिनरू अच्छी तरह से तैयार थी, फिर भी वह बेहद हैरान थी। वह जानती थी कि दक्ष अमीर है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना अमीर है और वानचेन हाउटिंग का नया मालिक है। ये तो बहुत ज़्यादा है न? दक्ष यहाँ बॉस कैसे बन गया? सबने यही अनुमान लगाया। बॉस टैंक, यह मामला वास्तव में मेरा कोई काम नहीं है। कृपया मुझे जाने दें और नौकरी से न निकालें। मुझे अपने बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चों का पालन पोषण करना है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा परिवार मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। वह घर पर दूसरों को धमकाने का आदी है और जब वह बाजार में दूसरों को धमकाता है तो वह बहुत घमंडी हो जाता है। यदि वह इस नौकरी की सुरक्षा खो देता है तो वापस लौटने पर उसे सचमुच पीट पीट कर मार डाला जा सकता है। दक्ष ने शांति से कहा, हाँ, वानचेन हाउटिंग को स्थानीय अत्याचारियों की जरूरत नहीं है। याद रखना, मैं यहाँ अत्याचारी हूँ।
अपने हाथ की एक लहर के साथ जो कर्मचारी तैयार थे वे आए और मैनेजर चेन को ले गए। हाउटिंग के उपाध्यक्ष भी खुशी खुशी आए, झुके और निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगे। दक्ष ने शांति से कहा, यहाँ भोजन और शराब की व्यवस्था कर दो। इसके अलावा यह महिला इस रेड वाइन की बोतल का भुगतान करेगी। दक्ष ने खाली शराब की बोतल उठाए और जुआंग चुचू के सामने उसे पटकते हुए कहा, याद है तुमने कहा था कि तुम बिल का भुगतान करोगे। जुआंग चुचू चौंक गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि अपने समर्थकों के बारे में सोचते हुए उसने गुस्से से कहा, दक्ष, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है तुम मुझ जैसी कमजोर महिला को धमका सकते हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा प्रेमी डिंग यू दिव्य डॉक्टर फोन क्यू साथ ही लॉर्ड चेन डोंगक्सुआन और अन्य लोगों का स्वागत करने का प्रभारी है। अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा कहा तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। दक्ष ने हंसते हुए कहा, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ और मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये कहते हुए वह उठा, बोर्स्ट उठाया और उस पर उड़ेल दिया। छपाक से वह जुआंग चुचू पर फैल गया, जिससे वह डरकर चीख पड़ी। दक्ष, तुम कमीने, मेरा प्रेमी डिंग यू है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना घमंडी होने की। वह घबरा गई, शर्मिंदा और क्रोधित महसूस कर रही थी। अंत में उसने देखा कि वहां उपस्थित सभी लोग उसे शर्म और गुस्से से देख रहे थे और जो सहपाठी मूल रूप से उसके पीछे खड़े थे वे भी भाग गए, मानो उससे दूरी बनाना चाहते हों, जिससे वह क्रोधित हो गई। ठीक है, इसे याद रखना। वह जल्दी से भाग गई, शायद अपने कपड़े बदलने के लिए। ये गैंगलान भी चुपके से निकलना चाहता था, लेकिन उसे दक्ष की नज़र मिल गई। दक्ष, तुम क्या करना चाहते हो? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ का गोल्ड मेंबर हूँ। अगर आप बॉस भी हैं तो भी आप मुझे नाराज़ नहीं कर सकते। ये गैंगलान चिल्लाया, और हाँ, मेरे पिता यितियानहे भी जल्द ही यहाँ आएंगे। वह एक प्रथम श्रेणी के गुरु हैं और जो परिवार के वृद्ध कुलपति और चांगशिंग क्षेत्र के अध्यक्ष का स्वागत करने के प्रभारी होंगे। आप उन्हें नाराज नहीं कर सकते। दक्ष ने कहा, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपमानित न कर सकूं। ऐसा कहने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और ये कैंगलान को थप्पड़ मारा, जिससे वह उड़ गया। टकराना, ये कैंगलान दर्जनों मीटर पीछे की ओर उड़ गया, दरवाजे से बाहर गिर गया और सीढ़ियों से लुढ़क गया। बहुत शर्मिंदा लग रहा था। दक्ष, मेरे पिता यितियानहे हैं, वह तुम्हें जाने नहीं देंगे। बाहर, ये कैंगलान गुस्से से दहाड़ा। ये सब खत्म करने के बाद दक्ष ने ताली बजाई और खाना जारी रखा। हालांकि हर कोई स्तब्ध था और लंबे समय तक ठीक नहीं हो सका। मेहमान हैरान रह गए, क्यूई पेपाई भी हैरान थी, जो पिनरू और भी अधिक स्तब्ध रह गया। वे छात्र भी स्तब्ध दिखे। हालांकि वे न केवल दक्ष की पहचान से हैरान थे, बल्कि इस तथ्य से भी हैरान थे कि दक्ष ने जुआंग चुचू को अपमानित करने और ये कैंगलान को पीटने का साहस किया था। वे छात्र मूलतः दक्ष और क्यू पेपाई से कृपा करना चाहते थे, लेकिन बिना किसी स्पष्ट कारण के वे घबराहट और भय के कारण भाग गए। जो पिनरू चुपचाप उठ खड़ी हुई और एक साधारण सी मेज पर बैठ गई। उसे लगा कि वह दक्ष के लायक नहीं है। तुम तो मेरे साथ एक ही मेज पर बैठकर खाने के भी योग्य नहीं हो। क्यूई पेपाई ने एक नज़र डाली और कहा, दक्ष, देखो, तुम्हारे पुराने सहपाठी सोचते हैं कि तुम बदकिस्मत हो और तुम्हारे करीब आने की हिम्मत नहीं करते। दक्ष ने कहा, उसे लगा कि वह मेरे लायक नहीं है, इसलिए वह भाग गई। क्यूई पेपाई ने कहा, तुम बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। उसने गंभीरता से कहा, जुआंग चुचू जिंगजोऊ के जून परिवार की वैध बेटी है। उसकी हैसियत आपकी पत्नी के समान है और उसके परिवार में भी एक उच्च कोटि का गुरु है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका प्रेमी डिंग यू सागरनगार शहर के डिंग परिवार का सबसे प्रतिभाशाली युवक है और एक उच्च कोटि का गुरु भी है। दक्ष ने कहा, डिंग परिवार? क्यूई पेपाई ने कहा, आप डिंग परिवार को नहीं जानते। दक्षिण पूर्व प्रांत शराब साम्राज्य के संस्थापक डिंग वानशान के डिंग परिवार के पास अब 10 बिलियन से अधिक की संपत्ति है, जो आसानी से सागरनगर शहर के सभी परिवारों को कुचल देती है। डिंग यू डिंग वानशान के भाइयों का पोता है और डिंग परिवार के वारिस डिंग चुक्सी का भाई है। दोनों ही बेहद प्रतिभाशाली हैं, आप उन्हें नाराज नहीं कर सकते। डिंग वानशान, डिंग चुक्सी, डिंग यू। दक्ष मुस्कुराया। डिंग यू को छोड़कर वह बाकी दो लोगों से परिचित था। उसकी मुस्कुराहट देखकर क्यूई पेपाई को लगा कि दक्ष को बिल्कुल भी परवाह नहीं है और वह तुरंत दुखी हो गई। दक्ष, इतना घमंडी मत बनो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि डिंग परिवार काफी डरावना है? वे शराब साम्राज्य के परिवार हैं जो तुम्हारे शर्मा परिवार की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। मैं आपको बता दूं, अगर डिंग यू गुस्सा हो गया और अकेले चला गया तो वह आपके शर्मा परिवार पर हमला करने और आपको मारने की हिम्मत कर सकता है, और शर्मा परिवार निश्चित रूप से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। दक्ष ने कहा, तुम इतने घमंडी हो, कर्जदार? क्यू पेपाई ने पूछा, कौन सा कर्ज? दक्ष ने कहा, डिंग वानशान पर मेरे परिवार का 100 मिलियन बकाया है और उसने अभी तक इसे वापस नहीं चुकाया है। क्यूई पेपाई, क्या तुम प्लीज डींगे मारना बंद कर सकते हो?
सच कहूं तो आज तुम्हारे प्रदर्शन ने मुझे चौंका दिया है। मैं मानता हूं कि तुम्हारा प्रदर्शन अपरिपक्व और बेढंगा था, लेकिन तुमने मुझे आकर्षित किया। लेकिन डींगे मारना बंद करो। उसने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, मैं तुम्हारी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त हूं। तुम मेरा ध्यान खींचने की कोशिश करते रहते हो, जो एक अपराध है। तुम चाहे कितना भी दिखावा करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। और हाँ, तुम्हारा दिखावा यहीं खत्म होता है। दक्ष, मैंने अभी तक मोमबत्तियां भी नहीं जलाई हैं और कोई इच्छा भी नहीं की है, और तुम पहले से ही पागल हो गए हो। टकराना। क्यू पेई पाई गुस्से से लाल हो गई। उसने दक्ष के हाथ पर थप्पड़ मारा, उसे घूरा और कहा, दक्ष, क्या तुम थोड़ा गंभीर हो सकते हो? सच में, तुम मेरी खूबसूरती के लालच में हो, इसलिए मेरा ध्यान खींचने के लिए दिखावा करते रहते हो। मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ बता दिया है, मैंने भी इस पर ध्यान दिया है, और मुझे लगता है कि तुम काफ़ी अच्छे हो। कम से कम तुम इस हवेली के मालिक तो हो, जो मुझे आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। लेकिन तुम और मैं एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त के पति हो। उसने आह भरते हुए कहा, अगर तुम अकेले होते तो तुम अभी भी यह सब कर सकते थे, कितना अच्छा होता। दुर्भाग्य से, अगर तुम अकेले होते तो एक गरीब लड़के की अपनी पिछली स्थिति के साथ तुम कभी भी इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने महसूस किया कि दक्ष आज जहां है, वहां तक पहुंचने में शर्मा परिवार के धन, संबंधों, साधनों और समर्थन की बदौलत सक्षम हुआ है। अन्यथा दक्ष को वानचेंग हाउटिंग में निवेश करने के लिए पैसा कहां से मिलता? बिना संपर्कों के वह ये परिवार से संपर्क करने के भी लायक नहीं होता। बिना साधन और समर्थन के वह शेयर खरीदने में भी सक्षम नहीं होता। दूसरे शब्दों में, यदि वह शर्मा परिवार को खो देता है तो दक्ष कुछ भी नहीं रहेगा। उस स्थिति में क्यूई पेईपाई को लगा कि दक्ष वह खो देगी जो उसे आकर्षित करता था। इसलिए दोनों दुनियाओं का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करना कठिन है। यदि दक्ष शर्मा परिवार का दामाद नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है और उसे आकर्षित नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वह शर्मा परिवार का दामाद है और रितिका का पति भी है, तो भले ही वह उसे आकर्षित करता है, इससे उसे शर्मिंदगी होगी। दक्ष उसकी उलझी हुई सूरत देखकर अवाक रह गया। क्या ये औरत बेवकूफ़ हो सकती है? क्यूई पेईपाई ने अपना सिर हिलाया, इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन आगे बोली, आपने अभी बहुत बड़ी गलती की है, यानी आपने जुआंग चुचू और यी कैंगलान को नाराज कर दिया है। आप पहले से ही जानते हैं कि जूंग चुचू का प्रेमी कौन है और आप उसे अपमानित नहीं कर सकते। और यी कैंगलान की पहचान भी बहुत महत्वपूर्ण है। दक्ष ने कहा, ओह। ये देखकर कि दक्ष अभी भी मजाक कर रहा था, क्यूई पेईपाई तुरंत नाखुश हो गया, क्या आप गंभीर हो सकते हैं? यी कैंगलान सागरनगार शहर में ही परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। उसके पिता यी त्यानहे एक प्रथम श्रेणी के मास्टर हैं। वह और डिंगयू रिसेप्शन के प्रभारी हैं। ये कहा जा सकता है कि यदि आप प्रतिभाशाली डॉक्टर फॉन क्यू, क्षेत्रीय अध्यक्ष हुओ यंगफेंग और मास्टर चेन डोंगक्सुआन से मिलना चाहते हैं तो आपको उनकी सहमति लेनी होगी। अन्यथा इसे भूल जाए। उसकी आंखों में लालसा की एक झलक, साथ ही डर और अफसोस भी झलक रहा था। वह खुद से जूझ रही थी, तुम सोच सकते हो कि उनकी ताकत कितनी भयानक होगी। कितने ही गणमान्य और रईस उनसे कृपा पाने की चाहत रखते हैं। अगर यी कैंगलांग अपने पिता यी त्यानहे से मदद मांगता है और यह बात फैलाता है कि वह तुम्हें मारना चाहता है, तो उन्हें खुद ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि कुछ अमीर लोग आगे आएं और तुम्हें गायब करवा दें। दक्ष स्टेक खाते हुए अपने फ़ोन पर आज की खबरें देख रहा था। कभी कभी वो वीचैट पर जाकर रितिका का मैसेज देख लेता। रितिका अपने रास्ते पर थी, लेकिन वहाँ ट्रैफिक जाम लग गया था। क्यूई पेईपाई गुस्से में है। दक्ष, तुम बहुत अज्ञानी हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम इस क्लब के मालिक हो, तुम जो चाहो कर सकते हो? ये सब शर्मा परिवार पर निर्भर है और डेंगयू और यी त्यानहे की शक्ति के सामने शर्मा परिवार कुछ भी नहीं है। जब वह गुस्सा होने ही वाली थी, तभी अचानक बाहर शोर मच गया। सब लोग जल्दी से देखने लगे। तभी मैंने देखा कि कोई व्यक्ति दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे अंदर आ रहा है, हंस रहा है और खुशी से बातें कर रहा है। हाँ, मुझे इस बार चमत्कारी डॉक्टर विवेक कुमार से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मेरे पास कुछ अकथनीय रहस्य हैं, इसलिए मैं उनसे उन्हें सुझाने में मदद मांगना चाहता हूँ। दरअसल मैं राष्ट्रपति हुओ यंगफेंग से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनके चांगशेंग बैंक के बारे में ताज़ा खबरों में बहुत दिलचस्पी है। हाँ, आप सभी के पास अनुरोध हैं। मैं बस मास्टर चेन डोंगक्सुआन से मिलना चाहता हूँ, जो हमारे दक्षिणी क्षेत्र के कई साधना संसाधनों को नियंत्रित करने वाले उप कमांडर हैं। बॉस जू सचमुच बहुत विचारशील है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी नज़र बनिंग आइलैंड पर हो? हाँ, उस टूटे हुए द्वीप पर खेती करना बहुत मुश्किल है। कोई भी बेवकूफ़ इसे खरीद लेगा। हर कोई बातें करते और हंसते हुए आया। वे बहुत रौबदार होते हैं, उनका पेट बड़ा होता है और वे किसी बड़े बॉस या वरिष्ठ अधिकारी जैसे दिखते हैं। हालांकि जब वे अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं तो उनके हाव भाव स्वाभाविक होते हैं।
जब उसने हॉल में मेहमानों को देखा तो उसकी आंखें कृपालु और तिरस्कार से भरी थीं। यहाँ आने वाले मेहमान या तो अमीर या कुलीन हो सकते हैं, लेकिन हर मंडली की अपनी अवमानना की श्रृंखला होती है और अमीर और भी अमीर होते हैं। जो लोग जल्दी आए थे वे इस समय आने वालों की नज़र में अमीरों के बीच गरीब थे। सब ने देखा और ईर्ष्यालु हो गए। क्यूई पेइपाई तुरंत चौंक गई और जल्दी से बोली, दक्ष चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलें। ये स्थान बहुत ही विशिष्ट है। दक्ष अविचलित रहा और खाना जारी रखा। क्यूई पेइपाई ने कहा, क्या तुम एक भूखे भूत का पुनर्जन्म हो गए हो? अभी भी खा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुमने मुझे अब निराश कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि इस समय यहाँ कितने महत्वपूर्ण लोग हैं? यहाँ आए 100 से ज़्यादा लोग, सभी सागरनगर शहर या आसपास के शहरी इलाकों के महत्वपूर्ण लोग हैं। वे या तो अमीर हैं या कुलीन। उसकी आंखें भय से भर आई जब उसने कहा, इन लोगों के समूह की संपत्ति कम से कम करोड़ों में है। इनमें से दर्जनों के पास तो 1 अरब से भी ज्यादा की संपत्ति है। उनकी पारिवारिक शक्ति पूर्व शर्मा परिवार के बराबर है। दक्ष ने कहा, तो क्या? क्यूई पेइपाई ने कहा, वहाँ काफ़ी लोग हैं जो 4 प्रमुख परिवारों के बराबर हैं। अरे, मैंने तो सागरनगर शहर के 4 प्रमुख परिवारों के लोगों को भी देखा। अरे, ली परिवार से ली चुनफेंग, वो परिवार के 9वें गुरु वू त्यानलिंग, चू परिवार से चू जियांगहे, और यहाँ तक कि आपके शर्मा परिवार के बूढ़े जी वेक्सियोंग, ये सब भी यहाँ हैं। कितनी भयानक कतार है। हे भगवान, इन लोगों को हमें ढूंढने मत देना। आज मेरे जन्मदिन पर यही मेरी शुभकामना है। उन्हें हमें ढूंढने मत देना। हमें शांति से खाना खत्म करने दो और चले जाओ। क्यू पेइपाई ने मन ही मन बुदबुदाया। दक्ष ने इसे देखा और इसे मज़ेदार पाया। तथापि आप जिस चीज़ से डरते हैं वह आपके पास आएगी। लोगों के समूह ने दक्ष की मेज को देखा, उनकी आंखें चमक उठीं और वे वहां आ गए। क्यूई पेइपाई अचंभित रह गई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह घटना इतनी गंभीर होगी कि इसने सागरनगर शहर के लगभग आधे बड़े लोगों को चिंतित कर दिया। शर्मा परिवार, ली परिवार, चू परिवार, वो परिवार और एकमात्र परिवार जो गायब है वह नष्ट हो चुका चेतन परिवार है, अन्यथा 4 प्रमुख परिवार एक साथ आ गए होते। इतने सारे लोग, वे सभी आए। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी ओर ही आ रहे हों। क्यूई पेइपाई आखिरी चीज़ जो देखना चाहती थी वह थी उन्हें देखना। ये बहुत शर्मनाक था। श्री जी के अलावा वह किसी और से मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह उन्हें नहीं जानती थी और उसके लिए वे सभी उच्च पदस्थ व्यक्ति थे। अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वे आएंगे तो इससे मेरे लिए शर्म की बात होगी। दक्ष, जल्दी उठो, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। चलो। क्यूई पेइपाई इतनी चिंतित थी कि वह रोने वाली थी। उनकी लोकेशन वाकई बहुत अच्छी है, बिल्कुल बीचों बीच। चारों तरफ निजी कमरों के अलावा ये सबसे खास और आलीशान लोकेशन है। यहाँ तो शर्मनाक स्थिति है। भले ही दक्ष यहाँ बॉस है, लेकिन वह शर्मा परिवार की मदद से ही है, वरना वह कुछ भी नहीं है। अब जब इतने बड़े लोग आ गए हैं तो उनमें से कोई भी दक्ष को कुचल सकता है। उसे लगा कि अगर वह अभी नहीं गई तो वे बड़े लोग सोचेंगे कि वे रास्ते में हैं और उन्हें दबा देंगे, जो वास्तव में शर्मनाक होगा। तथापि आप जिस बात से डरते हैं वह सच हो जाएगी। वे आ रहे हैं। पहला चू परिवार का चू जियांगहे था। जब उसने दक्ष को देखा तो उसने ठंडी सांस ली और चेहरे पर बहुत ही दुखी भाव लिए तेजी से चला गया। उसकी अभिव्यक्ति देखकर क्यूई पेइपाई ने मन ही मन सोचा कि कुछ गड़बड़ है। जैसी कि उम्मीद थी, चू जियांगहे दक्ष को निशाना बनाने के लिए यहाँ आया था। दक्ष, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आने के योग्य हो। तुम तो बस एक बेकार दामाद हो। क्या तुम नरसिंह शर्मा के पीछे मुफ्त में खाने पीने के लिए यहाँ आए हो? चू जियांगहे बहुत रूखा था। उनके चू परिवार और दक्ष के बीच मनमुटाव था। दक्ष ने पहले चू परिवार को दक्ष के क्रोध को सहने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो वे कई दिनों तक भयभीत रहे और कुछ नहीं हुआ। चारों ओर पूछताछ करने पर उसे पता चला कि दक्ष खुशी से आनंद ले रहा था और वह क्रोधित हो गया। मुझे लगा जैसे मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। शायद दक्ष में कोई काबिलियत ही नहीं थी और वो बस शेख ही बघार रहा था। तथापि दक्ष को लगा कि चू परिवार से निपटना तो स्वाभाविक बात है और ऐसा करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर मैं उस दिन चू परिवार के पास से गुजरता तो मैं उन्हें मार डालता। इतनी परेशानी क्यों उठानी और एक विशेष यात्रा क्यों करनी? चू जियांगहे बहुत गुस्से में था। अगर इतने सारे रईस लोग आते जाते न होते तो वह दक्ष की नाक की ओर इशारा करके गालियां देने लगता। जब क्यूई पेइपाई ने यह सुना तो उसे चक्कर आ गया। वास्तव में दक्ष एक उपद्रवी है। वह यहाँ रुका और बड़े बॉस को बिना कुछ कहे ही नाराज कर दिया। और बॉस तो चू जियांगहे के स्तर का है। क्यूई पेइपाई ने अपना सिर नीचे कर लिया। चू जियांगहे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसे डर था कि कहीं उसे निशाना न बनाया जाए। अगर भविष्य में उस पर बदला लिया गया तो उसके पास रोने की भी जगह नहीं होगी। छोटी बच्ची, क्या तुम दक्ष की रखेल हो? अगर तुम उसका पीछा करोगी तो मैं तुम्हें आज नहीं तो कल मार डालूंगा। चू जियांगहे ने ठंडी सांस ली।
क्यूई पेई रोने वाली है। हे भगवान, मैंने तो अपना सिर नीचे कर लिया है और तुम अभी भी आ रहे हो। उसने गुस्से गुस्से और घबराहट से अपना सिर उठाया। एक पल के लिए तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। दक्ष ने चू जियांगहे को घूरा, जिससे वह इतना डर गया कि 2 कदम पीछे हट गया। उसने कराहते हुए कहा, दक्ष, क्या तुम हिंसक होने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वानचेंग हाउटिंग है, ये परिवार का घर। दक्ष ने कहा, मैं यहाँ का नया बॉस हूँ, यह मेरी जगह है। इस समय आसपास के वेटरों ने एक के बाद एक सिर हिलाया, चू जियांगहे के प्रति बड़ी दुश्मनी दिखाए। चाहे वह चू परिवार हो या कोई और, यदि वे अपने बॉस का अनादर करने का साहस करेंगे तो वे मित्रवत नहीं होंगे। चू जियांगहे का चेहरा जम गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी थप्पड़ पड़ जाएगा। वह बहुत दुखी लग रहा था और ठंडी सांसें ले रहा था। लगता है तुम भाग्यशाली हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये परिवार ने तुम्हारे साथ पूर्वी उपनगरों को संयुक्त रूप से विकसित करने के अधिकार के बदले में इस वानचेंग हवेली का इस्तेमाल किया होगा। तुम कितने मूर्ख हो। पूर्वी उपनगर अब $5 अरब का हो गया है, बेवकूफ़। दक्ष ने शांति से कहा, हालांकि मैंने पूरे पूर्वी उपनगरों को खरीदने के लिए 1 बिलियन खर्च किए हैं। कश, चू जियांगहे को खून की उल्टी होने लगी। वह बहुत गुस्से में था। 1 अरब रुपये अब 5 गुना बढ़ गया है। अगर इसे अच्छी तरह से विकसित किया जाए तो पूर्वी उपनगरों की कीमत दसियों अरबों, शायद सैकड़ों अरबों तक पहुंच जाएगी। ओह नहीं, मैं इतना ज़्यादा नाराज हूं। चू जियांगहे को लगा कि उसके आसपास के सभी लोग, वेटरों सहित, उसे देख रहे थे, मानो वे उसका मजाक उड़ा रहे हों, जिससे वह बहुत दुखी हो गया। उसे भी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने इस होटल में शेयरों के बदले में पूर्वी उपनगरों की शक्ति का हिस्सा लेने के लिए दक्ष का मजाक उड़ाया, लेकिन उसे तुरंत चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। उन्होंने सिर्फ 1 अरब से दसियों अरब कमाए हैं और भविष्य में सैकड़ों अरब भी कमाएंगे। क्या ये बेवकूफ़ी है? तब तो शायद दुनिया में बहुत कम बुद्धिमान लोग होंगे। चू जियांगहे ने धीमी आवाज में ठंडे भाव से कहा, दक्ष, इतना आत्मसंतुष्ट मत हो। मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जो चाहो कर सकते हो। 1 मिनट रुको, दिव्य डॉक्टर फोन क्यू। 1 मिनट रुको, राष्ट्रपति हो यंगफेंग और मास्टर चेन डोंगक्सुआन यहाँ आएंगे। मैं चू परिवार की ओर से उनसे मिलने आया हूँ। अगर मैंने आपके बारे में कुछ भी बुरा कहा तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। चू जियांगहे मूल रूप से प्रतिभाशाली डॉक्टर फोन क्यू और कुछ अन्य लोगों के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि प्रतिभाशाली डॉक्टर दक्ष के लिए बहुत दोस्ताना लग रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने शब्दों को बदल दिया। ये कहने के बाद चू जियांगहे क्यूई पे पाए और वेटरों की भयभीत निगाहों को महसूस कर सकता था और उसे तुरंत बहुत गर्व महसूस हुआ। वह तो बस दक्ष के भीख मांगने का इंतजार कर रहा था। तथापि दक्ष ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, चले जाओ। चू जियांगहे का चेहरा अचानक जम गया और वह गुस्से में था, लेकिन जब उसने दक्ष की तीखी निगाहों का सामना किया तो उसने गुस्सा होने की हिम्मत नहीं की और केवल उसकी ओर इशारा कर सका। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, मेरा इंतजार करो, और दूसरी मेज पर चले गए। दक्ष ने वेटर को बुलाया और उसे कुछ निर्देश दिए। वेटर तुरंत नीचे गया और चू जियांगहे की मेज पर केक परोस दिया। चू जियांगहे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट नज़र के साथ दक्ष की ओर देखा। ये देखकर क्यूई पे पाई ने तुरंत उसे अंगूठा दिखाया और कहा, दक्ष, तुमने आखिरकार मुझे अपना सम्मान करना सिखाया। अब तुम जानते हो कि कैसे व्यवहार करना है। चू जियांगहे चू परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। आपका डरना स्वाभाविक है। आपने माहौल को शांत करने के लिए केक भेजने की पहल की। आपने उसे व्यक्तिगत रूप से शर्मिंदा नहीं किया, लेकिन आप संघर्ष को सुलझाने में सक्षम थे। आप महान हैं। वह दक्ष के दृष्टिकोण से बहुत संतुष्ट थी। हालांकि हार स्वीकार करना शर्मनाक था, फिर भी वह बहुत संतुष्ट थी। आखिरकार चू परिवार ऐसा नहीं है जिसे कोई भड़का सके। दक्ष उन्हें नाराज नहीं कर सकता, इसलिए वह हार मानने की पहल करता है। दुनिया में ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। चू जियांगहे को भी गर्व था, ये सोचकर कि यह उसके कठोर शब्द ही थे जिन्होंने दक्ष को डरा दिया, जिससे वह डर गया और शांति मांगने की पहल की। वो बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं था और बहुत घमंडी था। मुझे लगता है वो बगल में बैठी खूबसूरत लड़की को इतराने की कोशिश कर रहा था। हा, पुरुष चेहरा। चू जियांगहे ने गर्व से चाकू और कांटा उठाया और केक काटा। टकराना। केक सीधे फट गया, हर जगह बिखर गया और चू जियांगहे पर छलक गया, जिससे वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था। इससे आसपास के कई रईस और मशहूर हस्तियां भी डर गईं। उपस्थित हों। केक में एक गुब्बारा था। चू जियांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर गुस्से में आकर दहाड़ने लगा, दक्ष। क्यू पेपे को फिर से देखते हुए वह पागल हो गया।